हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग इस वीडियो में लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर को पढ़ेंगे और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप सभी लोगों को बिल्कुल भी किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहने वाला है और एग्ज़ाम्स में जो कुछ भी आएगा, जो कुछ भी आने वाला है, जो कुछ भी रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, उन सभी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो हमारे साथ आप सभी लोग बने रहिएगा और ध्यान से कंसेप्ट्स को बस समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आप सभी लोगों को फिर से वेलकम टू क्लास अगेन, सबकी कक्षा। और शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट ये है कि चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को अपने साथियों के साथ शेयर भी कर दो। और फिर हम लोग अब शुरू करते हैं। तो चैप्टर है हमारा लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में जो हम लोग कवर करेंगे वो ये है कि जो ये लिविंग थिंग्स होते हैं, लिविंग थिंग्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। उसके बाद लाइफ प्रोसेसेस में क्या क्या चीज़ आता है, वो ऐसा क्या है, यानी कि ऐसे कौन से प्रोसेसेस हैं जिनको हम लोग लाइफ प्रोसेस के अंडर रखेंगे। जैसे कि एक न्यूट्रिशन हो गया, न्यूट्रिशन के ऊपर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, डिटेल में इस कंसेप्ट को समझेंगे। फिर इसके बाद रेस्पिरेशन को समझेंगे, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। एक एक करके प्रत्येक टॉपिक को हम लोग इस वाले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं और एकदम लेमन लैंग्वेज में ये होगा। इतने बेसिक एक मतलब इतने इजी एक्सप्लेनेशंस होंगे कि सभी लोगों को समझ में आ जाएगा। यानी कि अगर साल भर किसी का बर्बाद भी हो गया है तो इस लेक्चर से आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। फिर इसके बाद हम लोग एक्सक्रीशन के ऊपर जाएंगे। फिर एक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसको देखेंगे। ग्रोथ क्या है, मूवमेंट क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। फिर इसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, जिसमें ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है और हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो इसको भी हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। फिर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हो गया, जिसमें फोटोसिंथेसिस जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इनको भी हम लोग कवर करेंगे। फिर एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन होता है, तो एनिमल्स में सिंपल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दोनों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हमारा आएगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर डिस्कशंस होगा, डिटेल में डिस्कशन होगा। जब हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद उस खाने के साथ क्या होता है, किस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, कैसे खाना पचता है यानी कि डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद किस तरह से हमारे शरीर को एनर्जी मिलता है, इन सभी प्रोसेसेस को एकदम डिटेल में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। किसी तरह की कोई अगर परेशानी होती है तो आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। क्लास अगेन नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ इस वीडियो के लेक्चर्स, लिंक्स, सभी चीज़ें शेयर होंगे। तो आप लोग चैनल को भी यानी कि जो टेलीग्राम चैनल हैं उनको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप सभी लोगों को वो जो नोटिफिकेशन है उनको भी वो भी समय पे मिलता रहे। और इसके साथ साथ ये कहना चाहूँगा कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। फिर इसके बाद जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, इसके बाद जिस टॉपिक के ऊपर आएंगे वो है ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में हम लोग एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन को समझेंगे। और फिर इसके बाद आएगा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। तो इन सभी टॉपिक्स को इस वाले चैप्टर में हम लोग कवर करने वाले हैं और इनके साथ साथ और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उनको हम लोग कवर करेंगे इस वाले लेक्चर में। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है जिसके ऊपर डिसाइड होता है कि कोई भी सब्सटेंस लिविंग है या नॉन लिविंग है। मतलब लिविंग या नॉन लिविंग को डिसाइड करने वाला क्राइटेरिया क्या हो सकता है, व्हाट इज़ दैट क्राइटेरिया, वो क्राइटेरिया क्या है जिससे डिसाइड होगा कि कोई भी सब्सटेंस लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया जो हैं जो डिसाइड करता है कि कोई भी सब्सटेंस जिंदा है या वो मर चुका है, यानी कि लिविंग है या नॉन लिविंग है, वो है मूवमेंट। सब्सटेंस में मूवमेंट होता है, तो मूवमेंट जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है।
ये वही सब टॉपिक्स मैंने मेंशन किया हुआ है जिसको कि हमें पढ़ना है। तो टॉपिक्स वीडियो को पॉज करके आप सभी लोग पढ़ सकते हैं। तो हम लोग फिलहाल टॉपिक के ऊपर आ चुके हैं और टॉपिक को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो अ, ये जो यहाँ पर दो चीज़ों के बारे में हम लोग बात किए, एक लिविंग और दूसरा नॉन लिविंग। ठीक है, तो लिविंग क्या होगा? जो जिंदा है वो लिविंग है, जिसमें मूवमेंट है वो लिविंग है। नॉन लिविंग क्या है? जिसमें मूवमेंट नहीं है। मतलब कि जो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो डिसाइड करता है कि कोई भी सब्सटेंस अलाइव है या नहीं है, वो है मूवमेंट। यानी कि मूवमेंट डिसाइड करता है। सब्सटेंस में अगर मूवमेंट हो रहा है मीन्स दैट वो लिविंग है, अगर मूवमेंट नहीं है तो नॉन लिविंग है। तो क्या मूवमेंट का मतलब हम ये समझे कि यहाँ एक पत्थर रखा हुआ है, इसको किसी ने टक्कर मारा और इसमें मूवमेंट हो गया, इसका मतलब तो ये लिविंग हो गया ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये लिविंग नहीं हुआ। लिविंग का मतलब ये है कि जितने लिविंग थिंग्स हैं वो मूव करता है बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प का। ठीक है, बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प का मतलब ये हो गया कि ये अपने आप मूव करता है ना? कुछ मूव करता है, बहुत तेज़ी से मूव करता है और कुछ में बहुत ही स्लो मूवमेंट होता है। जैसे एक तरफ प्लांट्स हो गए, प्लांट्स में बहुत ही स्लो मूवमेंट होता है। प्लांट्स में इतने स्लो मूवमेंट होते हैं कि इनको हम लोग नोटिस भी नहीं कर पाएंगे, यानी कि नोटिशिएबल नहीं होता है। समर मतलब दिस मूवमेंट आर वेरी स्लो। जैसे कि प्लांट में जब हम लोग एक पौधा को रोपते हैं तो पौधा काफ़ी छोटा होता है और धीरे धीरे ये ग्रो करके एक बड़ा सा वृक्ष बन जाता है, बड़ा सा पेड़ बन जाता है। तो ये तो वर्टिकल मूवमेंट हुआ ना? तो वर्टिकल मूवमेंट हुआ ये, यानी कि यहाँ पर मूवमेंट हुआ। स्लो मूवमेंट ही है लेकिन मूवमेंट तो है, तो इसका मतलब ये लिविंग हुआ। उसी प्रकार से कुछ में मूवमेंट बहुत तेज़ी से होता है, जैसे कि ये चीता हो गया, एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है ना? तो ये लिविंग थिंग्स का एक तरह से क्या बोलेंगे कि पहचानने का एक तरीका हो गया कि उसमें मूवमेंट है या नहीं है। अगर मूवमेंट है बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प का तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग लिविंग बोलेंगे। एनिमल्स कैन मूव देयर बॉडी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। एक रीजन से दूसरे रीजन तक एनिमल्स अपने बॉडी को मूव कर सकता है। मतलब कि दे कैन मूव देयर बॉडी पार्ट्स एज वेल। जैसे कि हम सभी लोग अपने हाथ को इधर उधर मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो ह्यूमन बींग्स हो गए या फिर एनिमल्स हो गए, इन सभी ऑर्गेनिजम्स में है ना मूवमेंट है, और मूवमेंट होने की वजह से हम लोग इनको लिविंग थिंग्स में रखेंगे। प्लांट्स की अगर बात करें तो प्लांट्स तो सॉइल में फिक्स हैं, एक जगह पे वो फिक्स हैं, तो वो मूव नहीं कर सकता है जैसे एनिमल्स मूव करते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो इसीलिए प्लांट्स मूव करता है अपने बॉडी पार्ट्स को, जैसे कि उनके लिव्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, शूट्स, रूट्स, ये सभी पार्ट्स उनके मूव करते हैं, है ना? इट कैन मूव टुवर्ड्स अ स्टिमुली, है ना? स्टिमुली के बारे में हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जैसे सनलाइट हुआ, ये एक स्टिमुली हुआ, ग्रेविटी हुआ, वाटर हुआ, ये सब स्टिमुली हुआ, तो इसकी तरफ ये मूव करते हैं, है ना? तो प्लांट्स भी मूव करते हैं, मतलब प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आ गया। ठीक है, जबकि दूसरे तरफ जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो मूव नहीं कर सकते हैं, उसमें मूवमेंट नहीं होता है ना? उसमें मूवमेंट प्रोवाइड करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगाने पड़ते हैं, और जब हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगाए तो इसका मतलब उसमें जान नहीं है। जान अगर होता, अगर उसके अंदर है ना प्राण होता, तो वो खुद मूव करता है, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स मूव कर रहे हैं। तो पत्थर में जान नहीं होता है ना? पत्थर में जान नहीं होता है, वो खुद मूव नहीं कर सकते हैं। उनको मूव करवाने के लिए एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत होगी, एक फोर्स लगाना पड़ेगा। दैट इज़ वाई हम लोग कहेंगे कि जो ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं दे कैन नॉट मूव बाय देमसेल्व्स। ठीक है, आई होप लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस जो है वो समझ में आ गया। तो इसका मतलब हम लोग सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि जो लिविंग है, लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? तो लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो मूव कर सकते हैं, कैन मूव बाय देमसेल्व्स। उन्हें फूड चाहिए, है ना, भोजन चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए, ताकि वो जिंदा रह सके। ये ग्रो करते हैं, है ना, ये ग्रो करते हैं। फिर ये कोई स्टिमुली है तो उनको रेस्पॉन्ड करता है।
है ना। इसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर वो रेस्पायर करता है। अच्छा, एक टर्म है रेस्पायरेशन और दूसरा टर्म है ब्रीदिंग। इनके बीच में फटाफट आप सभी लोग कमेंट करके बताएं कि रेस्पायरेशन और ब्रीदिंग में अंतर क्या है। फिर लिविंग थिंग्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक्सक्रीट है, दे कैन एक्सक्रीट, और फिर दे कैन आल्सो रिप्रोड्यूस, ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरह से ये इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। तो आई होप कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गया। फिर अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि फिर ये लाइफ प्रोसेसेस क्या है। लाइफ प्रोसेसेस को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस हम लोग एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए कुछ बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं इस पृथ्वी के ऊपर। ठीक है, मैंने क्या बोला कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुछ बेसिक फंक्शंस है ना परफॉर्म करते हैं, कुछ बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। और ये बेसिक फंक्शंस किस लिए होता है, ताकि वो अपने लाइफ को मेंटेन कर सके इस पृथ्वी के ऊपर। ठीक है, तो इन्हीं प्रोसेसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइफ प्रोसेसेस बोलेंगे। यानी कि बेसिक लाइफ प्रोसेसेस जो कि कॉमन होगा सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, वो क्या है, यानी कि इस पृथ्वी के ऊपर अगर लाइफ को मेंटेन करना है तो कुछ बेसिक फंक्शन परफॉर्म करने होंगे। जैसे न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, है ना, खाना तो चाहिए ना, एनर्जी तो चाहिए ना, तो खाना एनर्जी, है ना, ये सब बेसिक प्रोसेस हुआ, बेसिक फंक्शंस हुआ जिनको कि परफॉर्म किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, ताकि ये अपने लाइफ को मेंटेन कर सके इस पृथ्वी के ऊपर। ये ट्रांसपोर्ट करेगा, एक्सक्रीशन करेगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होगा, ग्रोथ होगा, मूवमेंट होगा, रिप्रोडक्शन होगा, ये सभी चीज़ें होंगी, है ना। रेस्पिरेशन एक तरह से एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज होता है फूड से, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको डिटेल में, अच्छे से इनको पढ़ेंगे। उसी प्रकार से एक्सक्रीशन जो हुआ, जब हम लोग भोजन लेते हैं यानी कि इंजेस्ट जब करते हैं, तो इंजेस्ट करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है तो उनको बाहर की तरफ निकालना होता है, यानी कि जो वो एक्सक्रीटा होता है तो वो एक प्रोसेस से निकल, दैट इज एक्सक्रीशन। ठीक है। उसी प्रकार से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है वो कोई स्टिमुली होता है तो उनको वो रेस्पॉन्ड करता है, और ये हेल्प करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ताकि वो सर्वाइव कर सके इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट, है ना। ये जो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है हमारे आसपास, इस चेंजिंग एनवायरनमेंट में लाइफ को सस्टेन करने में, है ना, खुद को अडेप्ट करने में, सर्वाइव करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ग्रोथ का, ग्रोथ जो मैंने मेंशन किया यहाँ पे, ये जो प्रोसेस है ग्रोथ का, ये इन्वॉल्व करता है चेंजेस फ्रॉम अ स्मॉल ऑर्गेनिजम्स टू अ बिग ऑर्गेनिजम्स। एक समय में कोई ऑर्गेनिजम्स इतनी सा का हुआ करता है और ये ऑर्गेनिजम्स ग्रो करके इतना बड़ा हो जाता है। तो ये यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो लाइफ प्रोसेसेस हैं, इस लाइफ प्रोसेसेस में कुछ बेसिक फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं जो कि कॉमन है इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो ये सारे प्रोसेसेस हैं। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस क्या हो गया, एक शब्द में अगर हम लोग बोले तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं ताकि अपने लाइफ को मेंटेन कर सके इस पृथ्वी के ऊपर। वो लाइफ प्रोसेसेस क्या है, यानी कि वो बेसिक फंक्शंस क्या है, वो बेसिक फंक्शंस हैं न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ, मूवमेंट और रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, अब इसके बाद आ जाती बात यह है कि ये जो लाइफ प्रोसेसेस हैं, तो लाइफ प्रोसेसेस के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है ना। यहाँ पर जितने भी प्रोसेसेस हैं, जितने भी फंक्शंस परफॉर्म किए जाएंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, इन सभी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए, है ना। एनर्जी इज नीडेड फॉर लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेसेस के लिए एनर्जी की आवश्यकता है। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी को एनर्जी की आवश्यकता है, सभी को एनर्जी चाहिए ताकि वेरियस लाइफ प्रोसेसेस को ये परफॉर्म कर सके। और ये एनर्जी उन्हें कहाँ से मिलता है, ये एनर्जी उन्हें भोजन से मिलता है, यानी कि फूड से मिलता है, जो भी वो खाते हैं तो उस खाने से उनको एनर्जी मिलता है। तो
तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ये जो भोजन है, ये भोजन एक तरह से फ्यूल के तरह है ना? जैसे गाड़ी है, किसी भी गाड़ी में पेट्रोल फ्यूल के तरह काम करता है, तो उसी तरह हमारे बॉडी में फूड फ्यूल के तरह काम करता है। यही वो फ्यूल है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, यानी कि हम सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सस्टेन करने के लिए फ्यूल की आवश्यकता है, यानी कि फूड की आवश्यकता है, उन्हें भोजन चाहिए। भोजन क्यों चाहिए? ताकि उन्हें एनर्जी मिल सके। एनर्जी क्यों चाहिए? ताकि जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं, जितने भी बेसिक फंक्शंस हैं, उनको वो परफॉर्म कर सके। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज़ करता है केमिकल एनर्जी। क्यों यूज़ करता है केमिकल एनर्जी? ताकि वो कैरी आउट कर सके वेरियस लाइफ प्रोसेसेस को, है ना, विच दे गेट फ्रॉम फूड थ्रू केमिकल रिएक्शंस। फूड से उन्हें केमिकल रिएक्शंस के रूप में वो एनर्जी मिलता है, और वो एनर्जी यूज़ होता है, यूटिलाइज होता है वेरियस लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने में। तो इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो फूड है, दिस इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, है ना। एनर्जी अगर ऑब्टेन करना है, तो एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए फूड बेसिक रिक्वायरमेंट है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भोजन की आवश्यकता है। फिर आ जाता है इसके बाद न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन तो अभी जस्ट हम लोग देखें कि जो ये लाइफ प्रोसेसेस हैं, वेरियस लाइफ प्रोसेसेस में जो बेसिक फंक्शंस हैं, है ना, तो उन बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हमें भोजन की ज़रूरत है। तो भोजन कहाँ से आएगा? तो भोजन आएगा, यानी कि ये जो भोजन है, तो भोजन एक तरह से ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ना। ये वो सिंपलेस्ट, है ना, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी को ज़रूरत है। क्यों ज़रूरी है? ये ज़रूरी है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो ये जो न्यूट्रिशन हुआ, तो न्यूट्रिशन क्या है? तो न्यूट्रिशन एक तरह से सब्सटेंस हैं, ये वो सब्सटेंस हैं जो एक ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन करता है अपने सराउंडिंग से। तो अपने सराउंडिंग से कोई ऑर्गेनिजम्स, है ना, वो सब्सटेंस ऑब्टेन करता है, और उन सब्सटेंस से वो क्या करता है, उनको वो यूज़ करता है। किस रूप में यूज़ करता है? उनको वो यूज़ करता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के सोर्स के रूप में वो यूज़ करता है ना। अपने बायोसिंथेसिस के लिए, अपने बॉडी के बायोसिंथेसिस के लिए वो इन सब्सटेंसेस का यूज़ करता है ऑफ इट्स बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट लाइक टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। फॉर एग्जांपल, जैसे ये कार्बोहाइड्रेट हो गया, तो ये न्यूट्रिशन है, ठीक है। फैट्स हो गया, मतलब ये न्यूट्रिएंट्स हैं, और इन न्यूट्रिएंट्स का प्रयोग किस रूप में होगा? सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में होगा। प्रोटीन्स हो गया, मिनरल्स, सॉल्ट्स हो गया, ये सब न्यूट्रिएंट्स हैं जिनका यूज़ किया जा सकता है फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट, जैसे स्किन, ब्लड, एट्सेट्रा। तो इन सभी चीज़ों में हम लोग इन न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जो ये भोजन ऑब्टेन किया जाता है ना, द फूड टेकन बाय एन ऑर्गेनिजम्स, किसी भी ऑर्गेनिजम्स के द्वारा जब भोजन लिया जाता है ना, तो उस भोजन में बहुत सारी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं, है ना। जब भोजन लेते हैं, यानी कि जब हम लोग खाना खाते हैं, तो उस खाने में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, वाइटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वाटर होते हैं। तो ये सभी न्यूट्रिएंट्स हैं, और इन्हीं न्यूट्रिएंट्स की मदद से बायोसिंथेसिस होता है ना। इन्हीं न्यूट्रिएंट्स की मदद से हमें एनर्जी मिलता है। दिस आर ओनली दी सोर्सेस ऑफ एनर्जी। अब एक अहम सवाल है, मुख्य सवाल है, सवाल ये है कि ये जो सब्सटेंस है, यानी कि ये जो फूड है, ये हमें मिला कहाँ से? कैसे हम लोग इस भोजन को प्राप्त किए? तो अभी जो हम लोग देखें यहाँ न्यूट्रिशन में ये सभी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ये हमें कहाँ से मिले? ये हमें मिलते हैं भोजन से। तो वो जो सब्सटेंस हैं, वो सब्सटेंस फूड है, ठीक है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि ये फूड हमें मिला कहाँ से, ठीक है। तो ये फूड हमें मिलता है प्लांट्स से।
प्लांट्स यानी कि जो ऑटोट्रॉप्स हैं उनसे हमें मिलता है। मतलब प्राइमरी सोर्स तो हम लोग ऑटोट्रॉप्स को कहेंगे, लेकिन ऑटोट्रॉप्स को भी कंज्यूम करने वाले बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, तो हम लोग इनडायरेक्टली भी जब दूसरे ऑर्गेनिजम्स को, है ना, खाते हैं। फॉर एग्जांपल जो वेजिटेरियन है यानी कि जो हर्बीवोरस हैं, तो हर्बीवोरस घास फूस तो खा के रह जाते हैं, तो घास फूस तो ऑटोट्रॉप्स हुआ। यानी कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉप्स हुआ। वहाँ पर भोजन खुद बनता है, आगे अभी हम लोग देखने वाले हैं, तो वहाँ भोजन खुद बनता है। फिर घास फूस को खाने वाले बकरी हो गया, घास फूस को खाने वाले और भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स हो गए, चिकन हो गया, है ना। तो ये जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनको जब हम लोग, है ना, मीट के रूप में कंज्यूम करते हैं, या फिर जो लायन हो गया, टाइगर हो गया, या फिर जो अदर कार्निवोरस एनिमल्स हैं, है ना, वो जो हो गया, तो वो उनको कंज्यूम करता है जिन्होंने उन ऑटोट्रॉप्स को कंज्यूम किया था। तो इस तरह से भी भोजन को वो प्राप्त करते हैं। तो यानी कि प्राइमरी सोर्स जो होता है ना, फूड बनाने का, दैट इज बाय द ऑटोट्रॉप्स, है ना। तो ऑटोट्रॉप्स कौन है? तो ऑटोट्रॉप्स का मतलब ही, ऑटो मतलब हुआ मतलब खुद से, ठीक है। तो खुद से भोजन बनाने वाला कौन होता है? ग्रीन प्लांट्स होता है। तो ग्रीन प्लांट्स कैसे भोजन बनाता है भाई? ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की मदद से भोजन बनाता है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को हम लोग समझते हैं। तो न्यूट्रिशन क्या हुआ? तो न्यूट्रिशन सबसे पहले द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स बाय एन ऑर्गेनिजम्स, इनको हम लोग न्यूट्रिशन कहेंगे। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अगर आए तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। एक है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा है हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। समझते हैं एक एक करके दोनों को। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग किसको कहेंगे? मतलब ऑटोट्रॉपिक मतलब जो स्वयं से करे, यानी कि मेक देयर ओन फूड। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने भोजन को खुद से बनाता है ना। तो ऐसा ऑर्गेनिजम्स विच मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर, सिंपलर इनऑर्गेनिक मैटर की मदद से बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अगर कोई ऑर्गेनिजम्स खुद का भोजन खुद से बनाए, ठीक है, फोटोसिंथेसिस की मदद से, तो उनको हम लोग बोलेंगे कि ऑटोट्रॉप्स हैं। वो जो भोजन बना रहे हैं उनको ऑटोट्रॉप्स बोलेंगे। और ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो जाएगा? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो जाएगा। तो ऑर्गेनिजम्स में जैसे, है ना, हैविंग सच मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, उनको हम लोग ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। तो ये किस में होता है? तो ये जो ग्रीन प्लांट्स होता है, तो ग्रीन प्लांट्स में ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। अच्छा, ग्रीन प्लांट्स के अलावा साइनोबैक्टीरिया होता है ना, जिसको कि हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है, जो कि यहाँ हमें दिख रहा है ना, इसमें भी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। यानी कि ये अपना भोजन खुद से बनाता है। कैसे बनाता है? ये अपना भोजन खुद से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की मदद से बनाता है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? तो फोटोसिंथेसिस में सनलाइट होता है, फिर ग्रीन प्लांट्स होता है, ग्रीन प्लांट्स के अंदर उनके लीव्स में क्लोरोफिल मौजूद होता है, और वाटर के प्रेजेंस में, यानी कि क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में, है ना, और वहाँ वाटर अवेलेबल होता है। तो ये सब, और एयर भी होता है, क्या बोलते हैं, हाँ, तो सनलाइट हो गया, क्लोरोफिल हो गया, वाटर हो गया, इन सभी की मदद से, तो ये वो सिंपलर सब्सटेंसेस हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर हैं, जिनकी मदद से, है ना, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में फाइनली क्या हो जाता है कि अम, जो ऑक्सीजन है और फिर जो फूड है, वो दोनों का बनना होता है। तो यानी कि वो दोनों बन करके तैयार होता है। तो एक तरह से हम लोग फोटोसिंथेसिस, आगे अभी आएगा उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो वैसे मैंने अभी बता दिया कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है, लेकिन फिर भी आगे जो है थोड़ा सा डिटेल में आएगा कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होगा कि ग्रीन प्लांट जो है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है, वाटर के प्रेजेंस में ये अपना भोजन खुद से बनाएगा। और जब खुद से भोजन बनाएगा, भोजन बनाने का मतलब है कि वो ग्लूकोज को बनाएगा और साथ में ऑक्सीजन को भी वो बनाता है। तो इन सभी चीज़ों के बन जाने के बाद, ठीक है, ये प्लांट्स में
फ्रूट्स के रूप में स्टोर हो जाता है, उनके शूट में स्टोर हो जाता है और इन्हीं भोजन को, इन्हीं फूड को वो एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करता है, यानी कि कोई भी प्लांट्स एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करता है। और जो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो फ्रूट्स के रूप में वो स्टोर करके रखता है, जिसको कि हम सभी लोग खा लेते हैं बाद में जा कर के। ठीक है, तो ये ऑटोट्रॉप्स हो गया। यानी कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है और दूसरा हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। तो ऑटोट्रॉपिक में क्या होगा कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे मेक देयर ऑन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसमें एग्जांपल हो गया साइनोबैक्टीरिया, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, और दूसरा ग्रीन प्लांट्स हो गया। ठीक है, नॉन ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स नहीं होते हैं, तो नॉन ग्रीन प्लांट्स आर नॉट ऑटोट्रॉप्स। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, जिसमें कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स अपना भोजन खुद से बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की मदद से बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में, ठीक है, सनलाइट और क्लोरोफिल होता है, सनलाइट होता है और क्लोरोफिल होता है। सनलाइट और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या होता है? तो ग्रीन पिगमेंट होता है ग्रीन प्लांट्स में। तो ग्रीन पिगमेंट जो ग्रीन प्लांट्स में पाए जाते हैं या साइनोबैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, तो वो क्लोरोफिल होता है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल वो क्या करता है? ग्लूकोज को बनाता है और साथ में ऑक्सीजन को बनाता है। तो ग्लूकोज जो बना, तो वही ग्लूकोज इन ऑटोट्रॉप्स के लिए भोजन का काम करता है। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें इस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसका मतलब ये हुआ कि जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है, उनको हम लोग ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। तो those organisms which make their own food from carbon dioxide and water are called autotrophs। इनको हम लोग autotrophs कहेंगे। सिंपल सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो हैं ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, जिनकी मदद से क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, और जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होता है वो ऑटोट्रॉप्स नहीं होते हैं, है ना, क्योंकि वो अपना भोजन खुद से नहीं बना पाता है। तो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स में ग्रीन पिगमेंट पाए जाते हैं, जिनको कि क्लोरोफिल कहा जाता है ना, और यही क्लोरोफिल की मदद से सनलाइट एनर्जी को ट्रैप किया जाता है। ठीक है, आगे अभी फोटोसिंथेसिस आएगा, कंडीशंस वगैरह सब हम लोग सब कुछ देखने वाले हैं। फिलहाल हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं। क्या होता है हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? तो ऑर्गेनिजम्स जो अपना भोजन खुद से नहीं बना पाता है, तो जो अपना भोजन खुद से नहीं बना पाता है तो फिर वो कैसे खाएगा, क्या खाएगा, उन्हें एनर्जी कैसे मिलेगी? तो उन्हें एनर्जी मिलती है बाय कंज्यूमिंग दी ऑटोट्रॉप्स, है ना, ऑटोट्रॉप्स को कंज्यूम करके उन्हें एनर्जी मिलती है। तो ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हो गया, है ना, ये सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर हुआ, इनकी मदद से जो अपना भोजन खुद से नहीं बना पाता है उनको हम लोग क्या कहेंगे? हेट्रोट्रॉप्स कहेंगे। वो ऑर्गेनिजम्स हेट्रोट्रॉप्स कहलाएगा। और इस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिन हेट्रोट्रॉप्स में होता है तो उनको हम लोग हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, यानी कि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड या मेक इट्स ऑन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, कंप्लीट है। ठीक है, तो इसके बाद जितने भी एनिमल्स हैं सारे, है ना, सारे हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, यानी कि सारे एनिमल्स में हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो जितने भी एनिमल्स हैं सभी में। उसी प्रकार से मोस्ट बैक्टीरिया और फंगी जो होते हैं उसमें हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। नॉन ग्रीन प्लांट्स जैसे कि यीस्ट हो गया, ये भी हेट्रोट्रॉप्स हैं। तो एक तरह से हम लोग ये कहेंगे कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमंस हो गया, टाइगर, लायन, माइस, डियर, गॉट, है ना, डॉग, एलिफेंट, आप नाम लो, वो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है।
ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। अब बात आती है कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के क्या क्या प्रकार हैं, व्हाट आर इट्स टाइप्स, है ना, क्या क्या टाइप्स हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के। तो एक प्रकार हो गया सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो गया, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन हो गया, और तीसरा हो गया होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स फूड को कंज्यूम करता है बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। तो इंजेशन मतलब कि सिंपल भोजन को उठाए और भोजन को उठा करके मुंह में ले लिए। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स फूड को, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स जब कॉम्प्लेक्स फूड को कंज्यूम करता है और फिर उनको डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट करके जब एक्सक्रीट करता है तो इसको हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे लायन हो गया, टाइगर्स हो गया, ह्यूमंस हो गया, इन सभी में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन हम लोग सिंपल ये कह सकते हैं कि इट इज़ दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू इट्स बॉडी। ठीक है, फिर उसके बाद उनको डाइजेस्ट किया जाता है और डाइजेस्ट करके इजेस्ट कर देते हैं, यानी कि एक्सक्रीशन कर देते हैं। तो इसको हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन कहेंगे। ठीक है, दूसरा हो जाता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये ऑर्गेनिजम्स अपने भोजन को डिराइव करते हैं फ्रॉम अनदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स से ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं अपने भोजन को प्राप्त करते हैं, तो उनको हम लोग पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म डिराइव्स इट्स फूड फ्रॉम दी बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिजम्स, है ना, और उस ऑर्गेनिजम्स को वो मारता नहीं है, यानी कि विदाउट किलिंग इट, है ना, बिना उसे मारे जो है उनसे भोजन को प्राप्त करता है। जैसे हमारे माथे में जो जू होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन वो करता है। उसी प्रकार से प्लास्मोडियम हो गया, राउंड वॉर्म्स हो गया, ठीक है, फंगी हो गया, बैक्टीरिया, लाइस, लीच, ये सभी पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बिलीव करते हैं, यानी कि इनमें पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता है। एंड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में हम लोग ये कहेंगे कि जिस ऑर्गेनिज्म को, मतलब जो होस्ट ऑर्गेनिज्म होता है, तो उनको उनको वो किल नहीं करता है, उनको मारता नहीं है ना, बिना उन्हें किल किए उनके ऊपर डिपेंड करता है और उनसे जो अपनी ज़रूरत के एनर्जी हैं वो कंज्यूम करता है। तो उसी प्रकार से कुछ प्लांट्स भी हैं, जैसे क्यूस्क्यूटा हो गया, क्यूस्क्यूटा यानी कि अमरबेल हम लोग उनको कहते हैं, ये भी पैरासाइट्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे पैरासाइट्स हैं। तो आप लोगों के पास अगर कुछ नाम है तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। फिर इसके बाद तीसरा जो आता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में, दैट इज़ सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, इसको हम लोग सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं। इसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑब्टेन करता है फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है उससे फूड को ऑब्टेन करता है। यानी कि जो ये डेड ऑर्गेनिजम्स हैं, डेड ऑर्गेनिज्म जब डिके हो रहा होता है तो वहाँ से भोजन को प्राप्त करते हैं, वहाँ से ऑर्गेनिक मैटर को वो प्राप्त करता है, वहाँ से वो फूड को प्राप्त करता है। तो इस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहाँ कहीं भी होगा उसको हम लोग सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहेंगे या फिर सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहेंगे। ऐसा न्यूट्रिशन कौन करता है, तो फंगी करता है, और बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो इस तरह के न्यूट्रिशन करते हैं। जैसे मशरूम हो गया, तो मशरूम हैज़ सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, मशरूम आप सभी लोग खाए भी होंगे, बहुत सारे लोग। तो मशरूम में जो है वो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, और सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हम लोग सेप्रोफाइटिक भी कहते हैं। तो इस तरह से हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोग ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक देखे, और हेट्रोट्रॉपिक के 3 प्रकार देखे, जिसमें सेप्रोफाइटिक या सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, और तीसरा यहाँ पर होलोजोइक न्यूट्रिशन हो गया। तो इस तरह से यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद आ जाता है जैसे ये पैरासाइट्स, ये जो मच्छर हैं, मच्छर पैरासाइट्स हैं। क्यों है पैरासाइट्स, क्योंकि ये ह्यूमंस के ऊपर डिपेंड करता है, या एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करता है ना, खून चूस के, उसी खून में एनर्जी होता है।
है ना। तो मच्छर क्या हो गया, पैरासाइट्स हो गया, तो दिस इज पैरासिटिज्म। उसी प्रकार से ये मशरूम हो गया, है ना, फंगस हैज सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। इसके बाद एक यहाँ पर टॉपिक है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है यहाँ पर इट इज़ अ क्लोज एंड लॉन्ग टर्म इंटरेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज। दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में क्लोज इंटरेक्शन होता है और लॉन्ग टर्म इंटरेक्शन होता है, जहाँ दोनों स्पीसीज एक दूसरे से बेनिफिट होता है ना। यानी कि ये ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें दोनों स्पीसीज, चाहे स्पीसीज ए हो और स्पीसीज बी हो, ये दोनों स्पीसीज जो है एक दूसरे से बेनिफिट होता क्लोज रिलेशन में होता है और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में होता है ना, लॉन्ग टर्म एसोसिएशन में होता है और दोनों एक दूसरे से, दोनों स्पीसीज एक दूसरे से बेनिफिट ले रहा होता है। तो इस तरह के रिलेशनशिप को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहेंगे, है ना। तीन मेन टाइप ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हैं, है ना। जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनमें से एक है म्यूचुअलिज्म, दूसरा है कमेंसलिज्म और तीसरा है पैरासिटिज्म, ठीक है। पैरासिटिज्म में क्या होता है कि इट इन्वॉल्व्स वन स्पीसीज, है ना, जिनको कि पैरासाइट कहते हैं, है ना, और यही पैरासाइट बेनिफिट ले रहा होता है एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर स्पीसीज, और दूसरे स्पीसीज को क्या बोलेंगे, होस्ट बोलेंगे। जैसे कि इस वाले पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो मच्छर वाला पिक्चर था, तो मच्छर क्या हो गया, पैरासाइट हो गया, और मच्छर जिनका खून चूस रहा है वो होस्ट हो गया, तो इसको हम लोग होस्ट कहेंगे। और ये मच्छर जो है, ये मच्छर पैरासाइट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये पैरासिटिज्म है। तो यहाँ पर आगे पीछे इतना क्यों हो रहा है। द पैरासाइट रिलाइज ऑन द होस्ट, होस्ट के ऊपर वो रिलाई करता है अपने रिसोर्सेज के लिए, शेल्टर के लिए, और में हार्म और वीकेन द होस्ट इन द प्रोसेस। इस प्रोसेस में होस्ट को वो वीक भी बना सकता है। और यहाँ जो रिलेशनशिप है, फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप बिटवीन टिक्स एंड ममाल्स, है ना, वो पैरासिटिज्म वाला है। टिक्स जो है वो अटैच्ड होता है ना, इट अटैच देमसेल्व्स टू द स्किन्स ऑफ द मैमल्स, है ना, उनके खून को वो चूसते रहता है, और खून के चूसने की वजह से ये निगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है होस्ट के हेल्थ के ऊपर। तो इस तरह से टिक और मैमल्स के बीच में जो रिलेशनशिप हुआ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि दैट इज पैरासिटिज्म, यानी कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में ये एक प्रकार हो गया पैरासिटिज्म, ठीक है। कमेंसलिज्म में क्या होता है, एक स्पीसीज बेनिफिट करता है जबकि दूसरे स्पीसीज को ना ही फायदा होता है और ना ही नुकसान होता है। इस तरह के रिलेशनशिप में मतलब दूसरे को कोई नुकसान नहीं होता। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय वन स्पीसीज यूजिंग द रिसोर्सेज और हैबिटेट ऑफ द अदर विदाउट एनी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, बिना किसी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट के, बिना किसी प्रभाव के, यानी कि ए को फायदा हो रहा है, ठीक है, लेकिन बी को ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, यानी कि बी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो इस तरह का रिलेशनशिप कमेंसलिज्म कहलाता है। फॉर एग्जांपल इसमें देखें तो कैटल और कैटल एग्रेट्स के बीच का जो रिलेशनशिप है दैट इज कमेंसलिज्म। कैटल स्टीर अप इंसेक्ट्स एज दे ग्रेज, प्रोवाइडिंग एन easy फूड सोर्स फॉर द एग्रेट्स विदाउट हार्मिंग दी कैटल, बिना कैटल को हार्म किए। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि कमेंसलिज्म में एक को फ़ायदा होता है, दूसरे को कोई नुकसान नहीं होता है, ना नुकसान होता है ना फ़ायदा होता है, ठीक है। तो ये कमेंसलिज्म हुआ। जबकि म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दोनों एक दूसरे से बेनिफिट ले रहे होते हैं, तो ए भी बेनिफिट में रहेगा और बी भी बेनिफिट में रहेगा, ठीक है। यानी कि इन दोनों के बीच में ऐसा एसोसिएशन होता है कि इन एसोसिएशंस की वजह से दोनों को फ़ायदा होता है, दोनों एक दूसरे को रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा होता है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है, या फिर किसी तरह का जो भी सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर रहा होता है एक दूसरे को, और इट इज़ रिजल्टिंग इन म्यूचुअल एडवांटेज। फॉर एग्जांपल जो रिलेशनशिप है बिटवीन बीज एंड फ्लावर, बीज और फ्लावर के बीच में जो रिलेशनशिप है, बीज क्या करता है, नेक्टर को कलेक्ट करता है फ्रॉम द फ्लावर्स,
है ना, फॉर फूड, जबकि अनइंटेंशनली ये पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर कर देता है ना, फ्रॉम वो जो फ्लावर्स में उनके एंथर स्टिग्मा वगैरह सब जो होते हैं तो वहाँ पोलन ग्रेन्स होते हैं, तो पोलन ग्रेन्स को वो अनइंटेंशनली, वो नहीं चाहता है कि ऐसा हो, या फिर चाहता है नहीं चाहता है कुछ नहीं, बट वो अनइंटेंशनली पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो जाता है। तो इस तरह से एक दूसरे को ये बेनिफिट प्रोवाइड करता है, ठीक है, एड प्रोवाइड करता है, मदद प्रोवाइड करता है ना, और इस तरह से दोनों जो हैं म्यूचुअली बेनिफिट होता है। तो दिस रिलेशनशिप इज म्यूचुअलिज्म, ठीक है। तो इस तरह से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को हम लोग 3 कैटेगरीज में बांट दिए। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, इट कैन वेरी इन डिग्रीज, है ना, ऑफ डिपेंडेंस और बेनिफिट्स बिटवीन द स्पीसीज इन्वॉल्व। कुछ रिलेशनशिप में आल्सो ट्रांजिशन फ्रॉम वन टाइप टू अनदर डिपेंडिंग अपॉन फैक्टर्स जैसे एनवायरमेंटल कंडीशंस या चेंजेस इन द स्पीसीज इंटरेक्शन, तो इन चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो म्यूचुअलिज्म हम लोग कोरल रीफ में देख सकते हैं, म्यूचुअलिज्म लाइकेंस में देख सकते हैं, म्यूचुअलिज्म बीज और फ्लावर्स के बीच में देखा जा सकता है। तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ म्यूचुअलिज्म। कमेंसलिज्म का एग्जांपल यहाँ पे वन स्पीसीज बेनिफिट करता है जबकि दूसरे स्पीसीज ना ही हार्म होता है ना ही बेनिफिट होता है। तो छोटे मछली और बड़ी वाली जो मछली होती है, यानी कि ये जो शार्क दिख रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है दैट इज कमेंसलिज्म, जबकि यहाँ मच्छर और ये जो होस्ट हैं ममाल्स, इनके बीच में जो रिलेशनशिप है दैट इज पैरासिटिज्म। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार देखने को मिलता है। अब इसके बाद आ जाता है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में न्यूट्रिशन, जैसे दूसरे ऑर्गेनिजम्स है ना, जितने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें से प्लांट भी हो गया, एनिमल्स भी हो गया। जैसे एनिमल्स को भोजन चाहिए वैसे ही प्लांट्स को भी भोजन चाहिए, है ना, प्लांट्स को भी फूड चाहिए, विच कैन सप्लाई एनर्जी फॉर देयर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। प्लांट्स में भी बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होते हैं, तो उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए प्लांट्स को भी एनर्जी चाहिए। चूँकि एनिमल्स तो मूव कर सकता है एक जगह से दूसरे जगह तक इन सर्च ऑफ फूड, प्लांट्स तो मूव नहीं करता है, प्लांट्स तो एक जगह स्थिर रहता है। तो फिर प्लांट्स के लिए एक अलग व्यवस्था होनी चाहिए, है ना, जिससे वो फूड को ऑब्टेन कर सके। तो जिस व्यवस्था से, जिस प्रोसेस से प्लांट्स अपने भोजन को बनाता है उसको हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस में अगर देखें तो ये अपने आप दो शब्द से मिलकर के बना हुआ है, फोटो और दूसरा सिंथेसिस, यानी कि लाइट की मदद से बनना। फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब बनाना, ठीक है, बिल्डअप करना। तो बिल्ड अप बाय लाइट या बिल्डिंग अप बाय लाइट, लाइट की मदद से, है ना, भोजन को बनाना, उनको हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इनको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। देखो होता क्या है, हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड है। तो दिस इज CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इंटरैक्ट करता है वाटर के साथ में, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ में इंटरैक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल क्या करता है सनलाइट को ट्रैप करने का काम करता है। तो इट ट्रैप्स सनलाइट। तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के बीच में एक केमिकल रिएक्शन होता है, और इन केमिकल रिएक्शंस के वजह से यहाँ पर भोजन बना, यानी कि फूड बना, और इस फूड को हम लोग ग्लूकोज कहते हैं। तो C6H12O6 जो बना, यही C6H12O6 भोजन है ना, यही फूड है, और इसी फूड की मदद से प्लांट्स को एनर्जी मिलती है। और इसके साथ में एक बाय प्रोडक्ट भी मिलता है जो हम सभी इंसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ ऑक्सीजन, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट निकलता है दैट इज़ ऑक्सीजन, जो हम सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर देखो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत हुई। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, दूसरा वाटर चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिला, तो
एयर से मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर कहाँ से आया? तो जो ये प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स, प्लांट्स के जो रूट्स हैं, वो मैंने फोटो नहीं लगाया है बट कोई बात नहीं। ये जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के रूट्स में जाइलम वेसल होता है और एक फ्लोएम वेसल होता है, ठीक है। तो जाइलम वेसल की मदद से जो रूट्स हैं, रूट्स के थ्रू ये वाटर लिव्स तक पहुंचता है, ग्रीन लिव्स जो है वहां तक पहुंचता है। तो ग्रीन लिव्स वहाँ वाटर, ग्रीन लिप्स में जो है वाटर पहुंच गया। और कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमाटा, स्टोमाटा एक छोटा सा का ओपनिंग्स होता है, स्मॉल ओपनिंग्स होता है लिप्स में। तो लिप्स में जो स्टोमाटा होता है, तो स्टोमाटा की मदद से वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर यानी कि लिप्स में पहुंचता है। तो लिप्स में क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच चुका है, वाटर पहुंच चुका है जाइलम वेसल के थ्रू। तो XYLEM, जाइलम वेसल के थ्रू वाटर पहुंचा, कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमाटा, स्टोमाटा के थ्रू जो है कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचा। सनलाइट मौजूद होना चाहिए, और चूंकि लिप्स में पहुंच रहे हैं और लिप्स में ये क्लोरोफिल है जो कि ग्रीन पिगमेंट है और ये ट्रैप करता है सनलाइट को। तो इनके प्रेजेंस में वहाँ केमिकल रिएक्शन होता है, और केमिकल रिएक्शन होने के बाद ग्लूकोज बनता है, और यही ग्लूकोज भोजन होता है, फूड होता है, ठीक है। तो यहाँ जो न्यूट्रिशन है इन प्लांट्स, प्लांट्स में न्यूट्रिशन होता है, प्लांट्स यानी कि ग्रीन प्लांट्स जो हैं, या फिर एल्गी हो गया और कुछ बैक्टीरिया हो गया, ये अपना भोजन खुद से बनाता है फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, और इसी को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ऑलरेडी हम लोग समझ लिए। ये जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है, ये अकर करता है इन स्पेशलाइज्ड सेल स्ट्रक्चर जिसको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, एंड these are primarily found in the leaves of green plants, green plants के लिप्स में ये मुख्य रूप से पाया जाता है। क्लोरोप्लांट्स, क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट पाया जाता है दैट इज क्लोरोफिल, जो प्लांट को प्रोवाइड करता है ग्रीन कलर, और लाइट को कैप्चर करने में ये क्रूशियल रोल प्ले करता है। ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, इनको हम लोग दो हिस्से में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा हो गया लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, और इसके बाद हो गया लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस, है ना। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस की अगर हम लोग बात करें, तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस में क्या होगा, ये जो है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन जो होता है क्लोरोप्लास्ट का, वहाँ पर अकर होता है, और इस रिएक्शन को होने के लिए लाइट की ज़रूरत होती है ना। तो इसीलिए इसको हम लोग लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन बोलेंगे, है ना। तो इट रिक्वायर्स लाइट, लाइट एनर्जी, है ना। इस रिएक्शन को होने के लिए लाइट एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो लाइट एनर्जी की जब ज़रूरत होगी तो उसको हम लोग लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस बोलेंगे। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा। तो क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, और एंड अदर पिगमेंट्स इन द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन कैप्चर लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन, ठीक है। और जो ये कैप्चर्ड लाइट एनर्जी है, इसको यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करने में इन द क्लोरोफिल मोलिक्यूल्स। क्लोरोफिल मोलिक्यूल जो है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक्साइट किया जाता है, और उनको एक्साइट करने के बाद ये फिर ट्रांसफर होता है। इट इज़ देन ट्रांसफर्ड थ्रू अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इन द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में ये फिर ट्रांसफर होता है, और दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन जनरेट्स एटीपी, और यही एटीपी जो है एनर्जी रिच मॉलिक्यूल होता है। एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एनर्जी मॉलिक्यूल होता है ना। और ये एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है, तो इस तरह से यहाँ पर एटीपी को जनरेट किया गया। इसके बाद जो प्रोसेस होता है दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो स्प्लिट होता है, यानी कि वो स्प्लिट होकर के एक हाइड्रोजन आयन बनाता है, और दूसरा ऑक्सीजन एटम के साथ में, है ना, वो OH माइनस आयन बनाता है, ठीक है। एंड ऑक्सीजन एटम, हाइड्रोजन आयन एंड ऑक्सीजन एटम बाय अ प्रोसेस जिसको कि हम लोग फोटोलाइसिस कहते हैं, यानी कि फोटोलाइसिस प्रोसेस यहाँ पर हुआ। और इसके बाद जो ये रिलीज्ड ऑक्सीजन है, इट इज़ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ऑक्सीजन इस तरह से रिलीज हो जाता है, एंड इट इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस विच इज़ देन रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में फिर ये रिलीज हो जाता है। तो इस तरह से लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में फोटोसिंथेसिस
प्रोसेस हुआ। ठीक है, इसके बाद लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस भी होते हैं जिनको कि हम लोग कैल्विन साइकिल कहते हैं। ये रिएक्शन कहाँ होता है? स्ट्रोमा में होता है। स्ट्रोमा एक तरह से फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और इसको डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है। यानी कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में सनलाइट की ज़रूरत थी, डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत थी, जबकि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में, जिसको कि कैल्विन साइकिल भी कहते हैं, यहाँ डायरेक्टली लाइट की ज़रूरत नहीं होती है, लाइट एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ जो स्टेप्स हैं, कार्बन फिक्सेशन सबसे पहले होता है। क्या होगा कार्बन फिक्सेशन में? यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर से कैप्चर किया गया, ठीक है, और उसको कंबाइन, मतलब इसको फिर कंबाइन किया जाता है विद अ मोलिक्यूल जिसको कि हम लोग RuBP कहते हैं। RuBP यानी कि रियू रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट टू फॉर्म एन अनस्टेबल मॉलिक्यूल जिसको कि 3 PGA कहते हैं, यानी कि 3 फॉस्फोग्लाइसीरेट। ठीक है, क्लास 10 के बच्चों के लिए ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इनको आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो प्रोसेस होता है दैट इज़ रिडक्शन, वो जो ATP है और NADPH है, ये प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस्ड इन द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस। इनको यूज़ किया जाता है टू कन्वर्ट 3 PGA इंटू G3P, है ना, इस मॉलिक्यूल में ये कन्वर्ट किया जाता है। कुछ G3P मॉलिक्यूल्स जो हैं आर देन यूज्ड टू जनरेट RuBP, जबकि कुछ का इस्तेमाल हो जाता है टू प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इस तरह से यहाँ पर ग्लूकोज बन जाता है और पिछले वाले लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। तो इस तरह से ग्लूकोज और ऑक्सीजन हमारा बन के तैयार होता है। तो ये कुछ प्रोसेस हैं, है ना। फिर इसके बाद रीजनरेशन होता है और रिमेनिंग G3P मोलिक्यूल जो हैं वो फिर रीअरेंज हो जाता है एंड कंबाइंड टू जनरेट द ओरिजिनल RuBP मोलिक्यूल अलोइंग द साइकिल टू कंटिन्यू। इस तरह से ये साइकिल कंटिन्यू रहता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये कैल्विन साइकिल का ये जो प्रोसेस है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस फिर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस, उनको यहाँ पर दर्शाया गया है। तो इट इज़ नॉट ओवरऑल वेरी मच इम्पोर्टेंट, बट प्रोसेस को चूँकि समझाना था इसीलिए लाइट डिपेंडेंट और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस को मैंने समझाया। तो इस तरफ ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन हुआ, फिर इधर ये कैल्विन साइकिल हुआ, ठीक है, जिसमें ग्लूकोज को बनाया गया और कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करके यहाँ पर H2O मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन को निकाला गया। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो जाता है। फिर यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जो ये फूड प्रिपेयर किया गया ग्रीन प्लांट्स के द्वारा, ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट्स के द्वारा, वो क्या था? ग्लूकोज था। और ये ग्लूकोज सिंपल फूड होता है, बहुत ही सिंपल फूड होता है। सम पार्ट्स ऑफ दिस ग्लूकोज इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स, प्लांट्स के द्वारा इन फूड को यूटिलाइज कर लिया जाता है। फिर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको चेंज कर दिया जाता है एक दूसरे फूड में जिसको कि हम लोग स्टार्च कहते हैं, और इसी स्टार्च के रूप में वो जो है स्टोर करके रखता है। दिस स्टार्च इज स्टोर्ड इन द लिव्स, लिव्स में ये स्टोर्ड हो जाता है। ये जो ग्लूकोज हैं और स्टार्च हैं, दिस बिलोंग टू द सेम कैटेगरी ऑफ फूड। ठीक है, तो जैसे जैसे रिक्वायर्ड होता है प्लांट्स को अपने, है ना, डे टू डे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, उस तरह से ये उनको यूटिलाइज करते जाता है। ठीक है, और इस तरह से ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट करता है सनलाइट को इनटू केमिकल एनर्जी बाय मेकिंग कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। तो ये यहाँ पर ग्लूकोज हमारा बन जाता है। ठीक है, तो यही वाला हमारा फूड हो गया। तो इस तरह से ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है फॉर द सस्टेनेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। ठीक है, ये आई होप समझ में आ गया होगा। तो यहाँ फोटोसिंथेसिस ऑलरेडी हम लोग समझ लिए, सनलाइट की ज़रूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, फिर ये वाटर है, यहाँ ग्रीन लीव्स हैं जिसमें क्लोरोफिल है, और इन सभी के प्रेजेंस में रिएक्शंस होता है, फोटोसिंथेसिस होता है और ग्लूकोज बन जाता है और दूसरी तरफ ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा फोटोसिंथेसिस हो गया। तो ये सारे प्रोसेसेस जो हैं, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिए।
है ना। तो यहाँ जो कंडीशंस नेसेसरी हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, वो क्या कंडीशन था कि सनलाइट होना चाहिए, सनलाइट अगर नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। क्लोरोफिल भी होना चाहिए, अगर ये नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड भी होना चाहिए और वाटर भी होना चाहिए। यानी कि जो कंडीशन नेसेसरी कंडीशन है फोटोसिंथेसिस के लिए, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए, वो ये है कि ये सारे चीज़ मौजूद होने चाहिए, ये सारे कंडीशंस मौजूद होने चाहिए, है ना। तो इनके ऊपर जो एनसीईआरटी बुक है उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं, तो थोड़े बहुत हम लोग इनको समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली क्या करना है, एक्सपेरिमेंट तो करना नहीं है लेकिन समझ लेते हैं कि हो क्या रहा होता है, क्योंकि इसके ऊपर जो है प्रश्न पूछ लिया जाता है तो फिर वहाँ हमें बेसिक तो पता होने ही चाहिए कि हो क्या रहा होता है। क्या करेंगे कि एक प्लांट लेंगे, मतलब पॉटेड प्लांट ले लेते हैं, गमला में लगा हुआ एक पौधा है ना, ग्रीन लीव्स है उसके ऊपर। तो इस तरह से ये प्लांट को हम लोग ले लेते हैं। फिर क्या करते हैं कि पहला एक्सपेरिमेंट है कि सनलाइट ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इसको अगर टेस्ट करना है तो क्या करेंगे कि गमला में जो पौधा है उस पौधे में जो लीव्स हैं, लीव्स के ऊपर हम लोग लीव्स को लीव्स के थोड़े हिस्से को हम लोग एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर देते हैं, बाकी हिस्से को सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं। बिल्कुल इस तरह से जैसे यहाँ पे ये एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर दिया गया है, बाकी हिस्से को सनलाइट के प्रेजेंस में रखा गया है। ठीक है, थोड़े समय रहने देते हैं, एक दिन छोड़ देते हैं। ठीक, अब इसके बाद रिमूव क्लोरोफिल फ्रॉम ग्रीन लीफ बाय बॉयल इन अल्कोहल। अब क्या करेंगे कि इस मतलब एक दिन छोड़ देंगे, फिर दूसरे दिन हम लोग इस लीव्स को तोड़ करके लेके जाएंगे और फिर इसको अल्कोहल में बॉईल करेंगे। अल्कोहल में बॉईल करने से क्या होगा कि जो प्लांट जो लीव्स हैं, लीव्स में क्लोरोफिल जो है वो उससे हट जाएगा, और उसके हटने के बाद उसके ऊपर हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन को डाल देंगे। लिप्स के ऊपर पत्ते को निकालेंगे और उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन को डाल देंगे। तो इससे क्या होगा, आयोडीन सॉल्यूशन के डालने से लीफ जो है वो डीकलराइज्ड लीफ हो जाएगा। अब डीकलराइज्ड लीफ के ऊपर हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन को जो डाले, इसमें दो चीज़ें होगा। पहला हिस्सा ब्लू ब्लैक कलर प्रोड्यूस होगा। ब्लू ब्लैक कलर क्या बताएगा कि वहाँ पर स्टार्च मौजूद है। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा इधर दिख रहा है, दिस इज ब्लू ब्लैक कलर। ठीक है, ये वाला ब्लू ब्लैक कलर, और ये ब्लू ब्लैक कलर जिस रीजन में आया है उस रीजन को हम लोग एल्यूमिनियम फॉइल से ढके नहीं थे, यानी कि वहाँ पर ग्रीन लीफ मौजूद था। जबकि जिस रीजन को हम लोग सिल्वर पेपर या फिर एल्यूमिनियम फॉइल से ढके हुए थे, उस वाले रीजन में, है ना, नो ब्लू ब्लैक कलर, ब्लू ब्लैक कलर हमें नहीं दिखता है। नो ब्लू ब्लैक कलर इज प्रोड्यूस, इसका मतलब वहाँ पर स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। और ये जो स्टार्च है, स्टार्च प्रेजेंट कहाँ पर है, स्टार्च प्रेजेंट है जिस वाले रीजन में सनलाइट पड़ा, यानी कि जिस वाले रीजन को हम लोग एल्यूमिनियम फॉइल से ढके नहीं थे, वहाँ पर स्टार्च मौजूद है, यानी कि वहाँ पर फोटोसिंथेसिस हुआ। जबकि जिस स्ट्रिप के ऊपर हम लोग एल्यूमिनियम फॉइल को लगाए थे वहाँ पर ब्लू ब्लैक कलर नहीं दिख रहा है, मतलब वहाँ पर स्टार्च नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इससे ये चीज़ तो साबित हो जाता है कि सनलाइट की ज़रूरत है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, इन्हीं प्रोसेस को यहाँ पर बताया गया है। तो ये जो एरिया ऑफ द लीफ अनअफेक्टेड विद आयोडीन है ना, ये वाला एरिया है। तो इस वाले एरिया में स्टार्च नहीं है, जबकि इस वाले एरिया में स्टार्च है, क्योंकि इसके ऊपर सनलाइट पड़ा था। तो एक एक्सपेरिमेंट ये वाला हो गया। कंक्लूजन क्या निकला, सनलाइट बहुत ज़रूरी है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर सनलाइट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा। लिप्स के ऊपर जो हमें ब्लू ब्लैक कलर दिखा, यही ब्लू ब्लैक कलर हमें बता रहा है कि वहाँ पर स्टार्च मौजूद है और सनलाइट की बहुत आवश्यकता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो ये एक एक्सपेरिमेंट हो गया। दूसरा एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं कि क्लोरोफिल बहुत नेसेसरी है ना, क्लोरोफिल बहुत नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इस तरह से ये जो वेरीगेटेड लीफ है, इस तरह के पत्ते आप लोग देखे होंगे, है ना। तो जब इनके ऊपर, है ना, व्हेन आयोडीन सॉल्यूशन वाज पुट ऑन डीकलराइज्ड लीफ,
द पार्ट्स हैविंग क्लोरोफिल टर्न इनटू, है ना, इसके ऊपर फिर वैसे ही आयोडीन सॉल्यूशन को डाले। तो जिस पार्ट के ऊपर क्लोरोफिल था, तो ये वाला ग्रीन वाला हिस्सा है, तो ये ग्रीन वाले हिस्से में ये ब्लू ब्लैक कलर हमें दिखा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्च मौजूद है, जबकि दूसरा वाला हिस्सा जो है यहाँ ब्लू ब्लैक कलर नहीं है, तो मतलब यहाँ पर नो स्टार्च। इस तरह से नो स्टार्च वाले रीजन हमें देखने को मिले। प्रेजेंस ऑफ स्टार्च एंड द पार्ट ऑफ द लीफ विच वाज नॉट ग्रीन, जो ग्रीन वाला हिस्सा नहीं है, तो ये ग्रीन हिस्सा नहीं है, तो यहाँ पर हमें स्टार्च देखने को नहीं मिला। तो ये शो कर रहा है कि क्लोरोफिल बहुत ज़रूरी है ना, क्लोरोफिल इज इम्पॉर्टेंट। सेम प्रोसेस है, बस यहाँ पर इस पत्ते को हम लोग लिए हैं। तो इस तरह से ये हमें पता चलता है। ठीक है, फिर तीसरा प्रोसेस यहाँ पर यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर नहीं होगा तो क्या फोटोसिंथेसिस होगा? नहीं होगा फोटोसिंथेसिस। इसको हम लोग इस एक्सपेरिमेंट की माध्यम से करते हैं। तो एक बोतल लेते हैं और उस बोतल के अंदर पत्ते का थोड़ा सा हिस्सा अंदर में डाल देते हैं, और उस बोतल में जो है ये पोटासियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है। ठीक है, अब बोतल विथ पोटासियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज टेकन। क्यों लिया गया? ताकि यह कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड था वहाँ एयर में मौजूद, उसको वो एब्जॉर्ब कर लिया। ये पार्ट ऑफ द लीफ जो बोतल के अंदर डाला गया है, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, यहाँ CO2 नहीं है। जब CO2 नहीं है तो मतलब इस वाले हिस्से में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो बिल्कुल, फिर क्या किए कि दूसरे दिन इस पत्ते को तोड़ लिए, तोड़ करके लेके गए और इस पत्ते को अल्कोहल में जैसे बॉयल किए थे, तो वैसे ही लीफ वाज मेड डीकलराइज्ड बाय बॉइलिंग इट इन अल्कोहल, और क्लोरोफिल को इससे रिमूव कर दिया गया। फिर इसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डाला गया। जब आयोडीन सॉल्यूशन को डाला गया तो फिर हमें क्या मिला यहाँ पर? यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही मिला कि जिस रीजन में स्टार्च मौजूद था वहाँ ब्लू ब्लैक कलर आया, जिस रीजन में स्टार्च मौजूद नहीं था वहाँ नो ब्लू ब्लैक कलर, नो ब्लू ब्लैक, जबकि इस वाले रीजन में ब्लू ब्लैक कलर मिला। तो ब्लू ब्लैक कलर का मिलना ही स्टार्च की मौजूदगी को बताता है। तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किया जाता है लैब के अंदर, और एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हम लोग पता करते हैं कि हाँ बिल्कुल ये चारों कंडीशंस बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, वाटर हो, सनलाइट हो, क्लोरोफिल हो, ये इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। दिस आर दी नेसेसरी कंडीशंस फॉर फोटोसिंथेसिस, जो कि हम लोग एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझ लिए। ओवरऑल अगर बताया जाए तो यहाँ पर क्या किया गया, लिप्स को लिया गया, फिर उसको डीकलराइज किया गया। कैसे किए डीकलराइज? उसको अल्कोहल में बॉईल किए, अल्कोहल में बॉईल करने के बाद उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन को डाला गया, और आयोडीन सॉल्यूशन के डालने के बाद जहाँ स्टार्च मौजूद था वहाँ ब्लू ब्लैक कलर मिला, जहाँ स्टार्च मौजूद नहीं था वहाँ ब्लू ब्लैक कलर नहीं मिला। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात आती है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, ये प्लांट्स को कैसे मिलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स तक पहुंचता है स्मॉल ओपनिंग्स के थ्रू। तो यहाँ पर ये लिव्स का जो है जूम किया हुआ पिक्चर है, और ये लिव्स का स्टोमाटा है, और इसी स्टोमाटा में ये लिव्स का स्टोमाटा है। और स्टोमाटा क्या होता है? स्टोमाटा एक तरह से स्मॉल ओपनिंग्स होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं, है ना। लिप्स में बहुत सारे टाइनी पोर्स होते हैं, टाइनी होल्स होते हैं, है ना, बहुत सारे होते हैं, जिनको कि हम लोग स्टोमाटा कहते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द लिप्स। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसी स्टोमाटा के थ्रू, है ना, बाहर आता है, अंदर की तरफ जाता है। यानी कि गैस का जो आदान प्रदान होता है, जैसे ऑक्सीजन बनता है अंदर में, है ना, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन बन करके तैयार होता है, तो वो इन्हीं स्टोमाटा की मदद से बाहर की तरफ आता है। उसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ज़रूरत है, तो इसी स्टोमाटा की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड लिप्स के अंदर पहुंचता है। प्रत्येक स्टोमेटल पोर्स जो होते हैं वो सराउंडेड होते हैं बाय अ पेयर ऑफ गार्ड सेल, इनको गार्ड सेल कहा जाता है। तो ये पेयर ऑफ गार्ड सेल्स के थ्रू सराउंडेड होता है।
ओपनिंग और क्लोजिंग जो है इन्हीं स्टोमेटल पोर्स, ये जो स्टोमेटल पोर्स का ओपनिंग और क्लोजिंग है ये कंट्रोल किया जाता है गार्ड सेल्स के थ्रू। जब वाटर फ्लो करता है इनटू गार्ड सेल्स दे स्वेल, है ना, ये फूल जाता है, कर्व हो जाता है एंड कॉज द पोर्स टू ओपन। ठीक है। व्हेन द गार्ड सेल लूज वाटर, जब ये गार्ड सेल है ना वाटर को लूज करता है, ये श्रिंक हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है एंड फिर ये अपने पोर्स को बंद कर लेता है। इस तरह से लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज आल्सो लॉस्ट थ्रू, लॉस्ट फ्रॉम द प्लांट लीव्स, है ना। इन्हीं स्टोमेटल पोर्स के थ्रू जो है बहुत सारे वाटर भी जो है लूज होता है, जिसको कि हम लोग ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो इस तरह से ये जो स्मॉल ओपनिंग्स हैं, स्मॉल ओपनिंग्स के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है। उसी प्रकार से अगर वाटर की बात करें तो वाटर प्लांट्स में पहुंचता है जाइलम टिश्यू के थ्रू। जाइलम टिश्यू कैरी करता है वाटर, और डिजॉल्व्ड मिनरल्स कहाँ से आता है तो रूट्स से आता है। ठीक है। तो प्लांट्स ऑल्सो नीड रॉ मटेरियल सच एज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी। तो प्लांट टेक दिस मटेरियल्स फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से इन मटेरियल्स को लेता है। तो कैसे लेता है? बाय द प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस इज अब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स। ये जो वाटर हैं जो कि प्लांट्स को चाहिए, रूट्स के द्वारा उनको एब्जॉर्ब किया जाता है फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। और इन्हीं ऑस्मोसिस प्रोसेस में वाटर के थ्रू जो है ये बाकी दूसरे मिनरल, जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, वो प्लांट्स को मिल जाते हैं। तो वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स ऑफ द प्लांट इज ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड, ऊपर की तरफ ये ट्रांसपोर्ट होता है बाय द जाइलम वेसल टू द लीव्स, जहाँ फोटोसिंथेटिक सेल्स मौजूद हैं और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में उनको यूटिलाइज किया जाना है। तो इस तरह से हम लोग ये कहेंगे कि वाटर जो है प्लांट्स में, प्लांट्स के लिव्स तक जाइलम वेसल के थ्रू, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू, है ना, एंटर करता है रूट्स के थ्रू, और जाइलम वेसल के थ्रू वो लिव्स तक पहुंचता है। ठीक है। तो ये साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस हो गया, जिसमें क्लोरोप्लास्ट हो गया। तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं क्लोरोप्लास्ट में किस तरह से फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है। ठीक है। इसके बाद आ जाता है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन होता है उनको हम लोग देखते हैं। तो एनिमल्स में न्यूट्रिशन की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग एनिमल्स जो होते हैं उनमें कुछ प्रोड्यूसर होते हैं, कुछ कंज्यूमर होते हैं और कुछ डिकम्पोजर होते हैं। तो एनिमल्स ऑब्टेन करता है फूड फ्रॉम प्लांट्स और अदर ऑर्गेनिजम्स, अदर एनिमल्स, है ना। जितने भी ऑटोट्रॉप्स हैं वो सारे ऑटोट्रॉप्स फूड को प्रोड्यूस करने का काम करता है, यानी कि वो अपना भोजन खुद से बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसमें ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया हो गया है, जिसमें ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया भी हम लोग कहते हैं। जबकि दूसरे तरफ जो ये कंज्यूमर है, कंज्यूमर क्या करता है? कंज्यूम करने का काम करता है। कंज्यूमर ऑर्गेनिजम्स एक तरह से हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। हेट्रोट्रॉप्स हम लोग पीछे पढ़े, हेट्रोट्रॉप्स कौन होता है? जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है फॉर फूड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, वो सारे कंज्यूमर के कैटेगरी में आता है, यानी कि उनको हम लोग हेट्रोट्रॉप्स में गिनती करते हैं। ठीक है। तो वो सारे कंज्यूमर हो गए, चाहे प्राइमरी कंज्यूमर हो, सेकेंडरी कंज्यूमर हो, टर्शियरी कंज्यूमर हो, वो डिपेंड करता है कि फूड चैन में वो किस स्थान पर है ना, किस लेवल पर है। तो वो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वो क्या है? कंज्यूमर है। इसी प्रकार से डिकम्पोजर है। डिकम्पोजर कौन होता है? तो डिकम्पोजर एक तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, विच ब्रेक डाउन दी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको ब्रेक डाउन करने का काम करता है। जैसे डेड प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, है ना, देयर प्रोडक्ट्स लाइक फेसिस, यूरिन एट्सेट्रा इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, जिनको डिकम्पोजर्स कहा जाता है। जैसे कुछ बैक्टीरिया और फंगी सब हो गया। जो बैक्टीरिया डिकम्पोजर के ऊपर एक्ट करते हैं उनको प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं, और ये हेल्प करता है इन रिसाइकलिंग द मटेरियल्स इन द इकोसिस्टम। ये प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया हेल्प करता है रिसाइकल करने में, मटेरियल्स को रिसाइकल करने में इन द इकोसिस्टम। और जो डिकम्पोजर्स हैं दिस आर आल्सो नॉन एज माइक्रो कंज्यूमर्स और सेप्रोफाइट्स।
तो इस तरह से हमारा ये प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर हो जाता है। कंज्यूमर की अगर बात करें तो कंज्यूमर 3 कैटेगरीज में है। हम सभी लोग जानते हैं कि एक घास फूस खाने वाले जो कंज्यूमर है उसको हम लोग हर्बीवोर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, जबकि मांसाहारी जो सिर्फ मांस को खाता है, इट ओनली द मीट और फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स, उनको हम लोग कार्निवोरस कहते हैं, जिसमें कि टाइगर, लायन सब हो गया। और कुछ ऑर्गेनिजम्स दोनों को खाते हैं, यानी कि प्लांट्स को भी कंज्यूम करते हैं और एनिमल्स को भी कंज्यूम करते हैं, तो उनको हम लोग ओमनीवोर्स कहते हैं। तो हम ह्यूमन्स जो हैं वो ओमनीवोर्स हैं, है ना। गॉट हो गया, काऊ हो गया, ये सब हर्बीवोरस हैं, जबकि लायन, टाइगर वगैरह सब क्या हो गया, कार्निवोरस हो गया। तो हम लोग इन सभी चीज़ों को ऑलरेडी जानते हैं, पहले ही इन सभी चीज़ों के बारे में जूनियर क्लासेस में भी इनके बारे में पढ़ा हुआ होता है, ठीक है। तो देर आर अदर टाइप्स ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स विच आर एक्सट्रीमली स्मॉल, काफ़ी छोटे प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स होते हैं, जिनको कि प्लैंकटॉन्स भी कहा जाता है। प्लैंकटॉन्स बहुत ही छोटे हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि फ्रीली फ्लोट कर रहा होता है ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, है ना, ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर इन पॉन्ड, लेक, रिवर और ओशियंस, है ना, उनको हम लोग प्लैंकटॉन्स कहते हैं। टाइप्स की बात करें तो एक फाइटोप्लैंक्टॉन्स होता है जो कि माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक प्लांट्स होता है, ये भी फ्रीली फ्लोट कर रहा होता है ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। ये फोटोसिंथेसिस करने में कैपेबल होता है। दिस आर फ्री फ्लोटिंग एल्गी, तो ये एल्गी जो हैं ये क्या हो गया, ये फाइटोप्लैंक्टन्स हो गया। दूसरे तरफ जू प्लैंक्टन्स होता है, ये भी माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक एनिमल्स होता है, ये भी फ्रीली फ्लोट कर रहा होता है वाटर सरफेस में, ये वाटर में, जैसे कि प्रोटोजोआ हो गया और बहुत ही छोटे छोटे फिशेस हो गए, उनको हम लोग जू प्लैंक्टन्स कहते हैं। ये टाइनी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। तो इस तरह से फाइटोप्लैंक्टन्स और जू प्लैंक्टन्स हम लोग देख पा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर एक चीज़ जो दिखाने की कोशिश की गई है वो है कि फूड चैन, फूड चैन में क्या होता है कि जैसे ये फ्लावर्स हैं, है ना, या फिर ग्रीन प्लांट्स हैं, ये प्रोड्यूसर है क्योंकि इन्होंने भोजन को बनाया। फिर कैटरपिलर जो है, कैटरपिलर ने इनको कंज्यूम किया तो ये कंज्यूमर हो गया। फ्रॉग ने कैटरपिलर को कंज्यूम किया तो फ्रॉग कंज्यूमर हो गया। फ्रॉग को स्नेक ने कंज्यूम किया तो स्नेक कंज्यूमर हो गया। स्नेक को ऑल ने कंज्यूम किया तो ऑल कंज्यूमर हो गया। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि प्रोड्यूसर में ये जो फ्लावर हैं या ग्रीन प्लांट्स यहाँ पर जो होगा ये ऑटोट्रॉप्स हो गया, ये प्रोड्यूसर हो गया, और इनको कंज्यूम करने वाले जितने भी इधर हैं ये सारे कंज्यूमर हो गए। तो पहला कंज्यूमर ये है तो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, है ना, ये वाला प्राइमरी कंज्यूमर, फ्रॉग सेकेंडरी कंज्यूमर, स्नेक हो गया टर्शियरी कंज्यूमर और ऑल हो गया क्वाटरनरी कंज्यूमर। यानी कि 4 लेवल में ये फूड चेन गया। उसी प्रकार से इस फूड चेन में हम लोग क्या देखते हैं कि एक प्रोड्यूसर हो गया, ठीक है, इनको ये प्राइमरी कंज्यूमर माउस हो गया, फिर माउस को स्नेक ने खाया तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद इनको जो है ये पक्षी हैं, बाज हैं, तो इसने खाया तो ये हो गया टर्शियरी कंज्यूमर। जब सभी डेड हो जाते हैं तो इनको डिकम्पोज करने का काम डिकम्पोजर्स का होता है। तो इस तरह से ये फूड चेन में सभी का रोल होता है, ठीक है। तो एक तरह से हम लोग यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि ये जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन यहाँ पर न्यूट्रिशन वाले टॉपिक के अंदर हम लोग एनिमल्स में जो ये न्यूट्रिशन था इसमें प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर होते हैं, ठीक है। फिर कंज्यूमर में हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। कंज्यूमर में ऐसे भी हम लोग बोलेंगे कि यहाँ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, ये 4 लेवल में कंज्यूमर हो गए, ठीक है। अब थोड़ा हम लोग समझते हैं कि ये जो अलग अलग स्टेप्स हैं इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, एनिमल्स में न्यूट्रिशन के लिए अलग अलग स्टेप्स हैं। तो व्हाट आर दीज स्टेप्स? तो पहला स्टेप हो गया ये इंजेशन वाला, कलर चेंज कर लेते हैं, येलो कर लेते हैं। तो पहला स्टेप हो गया ये इंजेशन, दूसरा स्टेप हुआ डाइजेशन, तीसरा स्टेप एब्जॉर्प्शन, चौथा स्टेप एसिमिलेशन और पांचवा स्टेप इजेशन, ठीक है। तो ये कुल मिला करके
अलग अलग स्टेप्स हैं इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में जब न्यूट्रिशन होता है तो इसमें 5 स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स में न्यूट्रिशन होता है और ये पाँचों स्टेप का नाम हो गया। इंजेशन में क्या होता है, इसमें भोजन को अपने बॉडी में इनटेक करते हैं, यानी कि इनटेक ऑफ फूड इनटू दी बॉडी। ये जो प्रोसेस है, यानी कि भोजन को जब मुंह में डालें तो मुंह में डालने के जो प्रोसेस है, यानी कि ये जो भोजन को है ना इंजेस्ट करने का जो प्रोसेस हुआ है, दिस इज नॉन एज इंजेशन। ठीक है, इंजेशन के बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी जो ह्यूमन में है ना जो न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है उनको हम लोग डिटेल में अभी देखेंगे थोड़ी देर में। इन पांचों स्टेप्स को हम लोग ह्यूमंस के पर्सपेक्टिव से भी डिस्कशन सभी करने वाले हैं। तो पहले अभी इनको समझ लेते हैं कि यहाँ जो भोजन मुंह में गया तो बस इतने वाले प्रोसेस को हम लोग इंजेशन कहेंगे। ठीक है, फिर मुंह में जाने के बाद भोजन को चिबाया गया। ठीक है, स्मॉलर पीसेस में उनको किया गया, ब्रेक डाउन किया गया टीथ की मदद से, यानी कि डाइजेशन प्रोसेस माउथ में शुरू हो चुका है। ठीक है, तो फूड कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, जिनको कि एब्जॉर्ब किया जा सकता है बॉडी के द्वारा। तो माउथ से डाइजेशन प्रोसेस शुरू हुआ और ये पहुंच जाता है स्टोमेक में। स्टोमेक में कुछ प्रोसेसेस होते हैं, उसके बाद यहाँ से ये इंटेस्टाइन में पहुँचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है, यहाँ जो डाइजेस्टेड फूड है वो पास करता है इंटेस्टाइन वॉल के थ्रू, और इंटेस्टाइन वॉल के थ्रू जब पास करता है तो वहाँ पर जो ब्लड स्ट्रीम्स हैं, ब्लड स्ट्रीम्स इन डाइजेस्टेड फूड को ऑस्मोसिस प्रोसेस से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है। ये जो एब्जॉर्ब्ड फूड है, फिर इन एब्जॉर्ब्ड फूड को बॉडी सेल्स के द्वारा लिया जाता है, इनको यूज़ किया जाता है फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। ठीक है, इस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जिसको कि हम लोग वेस्ट मटेरियल कहते हैं, वो फिर रिमूव आउट हो जाता है थ्रू दी रेक्टम एंड एनस, है ना, ये एडजस्ट आउट हो जाता है। तो इस तरह से ये इजेशन हो जाता है, यानी कि बॉडी के बाहर चले जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टूल। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के 5 प्रोसेस हुआ। सबसे पहले हम लोग न्यूट्रिशन जो है वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में देखते हैं, यानी कि जो सिंपलर ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें हम लोग न्यूट्रिशन देखते हैं। तो पहला है अमीबा। अमीबा में, अमीबा सबसे पहले क्या है, ये एक सिंपल ऑर्गेनिजम्स है, यूनिसेल्युलर एनिमल्स हैं। ये माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स को और माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स को कंज्यूम करता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें होलोजोइक होता है। सोच के देखो कि ये अमीबा यूनिसेल्युलर है, एक सेल का बना हुआ है, लेकिन फिर भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, होलोजोइक है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इन अमीबा इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। जिस प्रोसेस से फूड अमीबा ऑब्टेन करता है उसको फेगोसाइटोसिस कहते हैं, यानी कि सेल फीडिंग इसमें किया जाता है। इसमें क्या होता है कि ये एक स्यूडोपोडिया को फॉर्म करता है, जो कि टेम्पोरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। जैसे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यहाँ पर हमें दिख रहा होगा, तो दिस इज टेम्पोरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। तो इसी को हम लोग स्यूडोपोडियम या स्यूडोपोडिया कहते हैं। तो ये टेम्पोरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस फूड के अराउंड फॉर्म करते हैं, और फिर ये फूड वैक्यूल जो है, फूड वैक्यूल इज कंसिडर्ड टू बी द टेम्पोरी स्टोमेक इन अमीबा। अमीबा में टेम्पोरी स्टोमेक का काम करता है कौन, फूड वैक्यूल। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि दिज आर फूड वैक्यूल्स। तो ये फूड वैक्यूल्स जो हैं ये टेम्पोरी स्टोमेक का काम कर रहा है यहाँ पर, दिज आर फूड वैक्यूल्स। ठीक है, तो अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है, तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन्होंने फॉर्म किया है, जो कि स्यूडोपोडिया कहलाता है। तो अमीबा के पास कोई मुंह नहीं होता है, माउथ नहीं होता है, या फिर कोई फिक्स प्लेस नहीं होता है इंजेशन के लिए। भोजन इस तरफ है तो यहाँ स्यूडोपोडिया बन गया, भोजन अगर यहाँ होता तो इस जगह पे स्यूडोपोडिया बन जाता, है ना, इस तरह से स्यूडोपोडिया बन जाता। तो अमीबा इंजेस्ट करता है फूड को बाय यूजिंग इट्स स्यूडोपोडिया। तो स्यूडोपोडिया का जब इन्होंने फॉर्मेशन किया, यानी कि मुंह को इन्होंने बनाया, ठीक है, तो इस प्रोसेस को इंजेशन कहते हैं। फिर क्या होता है, फूड फिर डाइजेस्ट होता है इन द फूड वैक्यूल बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स की मदद से फूड वैक्यूल्स में,
है ना। एंजाइम इंटरिंग फूड वैक्यूल में आसपास से ऑस्मोसिस प्रोसेस से डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो इंटर करते हैं और ये डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेस्ट हो जाने के बाद फिर उनका मतलब डाइजेस्ट हो गया, दिस इज डाइजेशन। डाइजेशन होने के बाद क्या होता है कि डाइजेस्टेड फूड जो है वो डिफ्यूज आउट हो जाता है। द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्म बाय डिफ्यूजन। चूंकि अमीबा कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल, इट डज नॉट रिक्वायर्ड, इनके पास कोई ब्लड स्ट्रीम नहीं होता है टू कैरी द डाइजेस्टेड फूड। तो इसीलिए आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड ये जो फूड वैक्यूल जो है ये डिसअपियर हो जाता है, ये खत्म हो जाता है। ठीक है। एंड अ पार्ट ऑफ द फूड एब्जॉर्ब्ड इन अमीबा सेल, उनको यूज़ किया जाता है टू ऑब्टेन एनर्जी थ्रू रेस्पिरेशन, और जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एब्जॉर्ब्ड फूड है उसको यूज़ किया जाता है टू मेक द पार्ट्स ऑफ द अमीबा सेल, है ना। अमीबा सेल के पार्ट्स को बनाने में उनका प्रयोग किया जाता है, विच लीड्स टू द ग्रोथ ऑफ अमीबा। और इस तरह से ऑन एसिमिलेटिंग फूड अमीबा ग्रोज इन साइज, है ना। जब एसिमिलेशन प्रोसेस होता है, एब्जॉर्प्शन होने के बाद जब एसिमिलेशन होता है तो अमीबा का साइज ग्रो कर जाता है। और इस तरह से यहाँ पे एसिमिलेशन हो गया, और एसिमिलेशन होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल था, अनडाइजेस्टेड फूड था, दैट इज थ्रोन आउट, है ना, बाहर की तरफ फेंक दिया जाता है। अमीबा के पास जैसे इंजेशन के लिए कोई फिक्स जगह नहीं था, वैसे ही इजेशन के लिए कोई फिक्स जगह नहीं है। तो अमीबा हैज़ नो फिक्स्ड प्लेस फॉर रिमूविंग द अनडाइजेस्टेड पार्ट्स ऑफ द फूड। ठीक है। तो व्हेन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड कलेक्ट्स इनसाइड द अमीबा, तो इनके सेल मेम्ब्रेन जो है सडनली रप्चर कर जाते हैं एट एनी प्लेसेस, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो दैट इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द अमीबा। अमीबा के बॉडी से ये इस तरह से बाहर की तरफ फेंक दिया जाता है, बाहर निकल जाता है। तो दिस इज इजेशन। इस तरह से इंजेशन हुआ, डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन हुआ। ठीक है। इसके बाद वैसे ही ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में फिर से ये आ जाता है पैरामीशियम। पैरामीशियम की अगर बात करें तो दिस इज आल्सो अ यूनिसेल्युलर एनिमल जो कि पानी में रहता है। इनके पास हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग सिलिया कहते हैं। ठीक है। इस सिलिया की मदद से ये क्या करता है, इट स्वीप्स द फूड पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर। पानी से ये फूड पार्टिकल को स्वीप करता है, और स्वीप करके ये इनका माउथ लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है इसमें, तो माउथ की तरफ ये सिलिया की मदद से भोजन को स्वीप करता है। जब सिलिया, है ना, व्हेन सिलिया प्रेजेंट अराउंड द माउथ रीजन ऑफ द पैरामीशियम मूव्स बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे की तरफ जब ये मूव करता है तो ये स्वीप करता है फूड पार्टिकल्स को जो कि पानी में मौजूद रहता है इनटू द माउथ ऑफ द पैरामीशियम, जिसको कि हम लोग इंजेशन कहते हैं। और इंजेशन प्रोसेस होने के बाद जैसे यूनिसेल्युलर इधर अमीबा में हुआ हमारा डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, वैसे ही सिलिया में भी डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है, और फिर इजेशन हो जाता है। तो इस तरह से ये पांचों प्रोसेस जो हैं पैरामीशियम में भी हमें देखने को मिलता है। तो दिस आर द प्रोसेसेस दैट इज इन्वॉल्व्ड इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स लाइक पैरामीशियम। अब अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर एनिमल्स की बात करें तो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर एनिमल्स में ह्यूमंस आ जाता है, या फिर जो बड़े वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो उसमें आ जाता है। तो उसको हम लोग देखते हैं अभी। अब अगर मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स में न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में भी न्यूट्रिशन बिल्कुल इसी प्रकार से होता है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स लाइक ह्यूमंस, ग्रास हुपर, फिश, फ्रॉग, इन सभी में, है ना, ऑल प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशन आर परफॉर्म्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गेनिजम्स। डाइजेस्टिव ऑर्गेनिजम्स के कॉम्बिनेशन से ये प्रोसेसेस हो रहा होता है। ये मतलब कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गेनिजम्स हैं
उसको हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ह्यूमंस में बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड हैं जो कि हेल्प करता है in the digestion of food, absorption and assimilation and finally digestion of the food। तो जो ये प्रोसेसेस यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, है ना, जो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, इन्हीं ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में एक तरह से एक लॉन्ग ट्यूब रन करता है फ्रॉम द माउथ टू द एनस ऑफ द ह्यूमंस की अगर बात करें तो ह्यूमंस में एक लंबा सा ट्यूब हम लोग देख सकते हैं, यहाँ माउथ से शुरू होता है और ये एनस तक जा कर के एंड होता है। दिस इज़ नथिंग बट अ ट्यूब, और इस ट्यूब में भोजन को लिया जाता है और इस प्रोसेस में डाइजेस्ट होता है फूड। फिर डाइजेस्टेड फूड से एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है, सिमुलेशन होता है और फाइनली अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो है वो एनएस से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग ये प्रोसेस देखते हैं। तो यहाँ क्या बोलेंगे कि एक तरह से एक लंबा ट्यूब होता है ह्यूमंस के अंदर या फिर दूसरे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है, जिसमें डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है और इसको हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल कुछ नहीं, एक गट है ना, इसको हम लोग गट भी कहते हैं। तो ह्यूमन का एलिमेंट्री कैनाल लगभग 9 मीटर लंबा ट्यूब होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का जो डक्ट का साइज है वो वेरी करता है, ठीक है। द डक्ट ऑफ वेरियस ग्लैंड ओपन इनटू द गट। ये जो अलग अलग ग्लैंड हैं, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, अलग अलग ऑर्गन्स जो हैं, उनके डक्ट ओपन होते हैं इसी गट में, यानी कि इसी पाइप में, है ना, इसी लंबे ट्यूब में उनके डक्ट ओपन होते हैं और उनके सिक्रेशन वहाँ पर मौजूद होते हैं और उनका जो भी फंक्शन होता है उस फंक्शन को परफॉर्म करके फाइनली भोजन को डाइजेस्ट करता है। तो वेरियस ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स की अगर बात करें तो उसमें माउथ हो जाता है, ओसोफेगस हो गया जिसको कि फूड पाइप कहा जाता है, फिर इसके बाद स्टोमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन हुआ। तो ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम के अलग अलग ऑर्गन्स हैं। फिर कुछ ग्लैंड्स भी यहाँ पर इन्वॉल्व हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, और इन ग्लैंड्स के, ये वही ग्लैंड हैं जिनके डक्ट ओपन होते हैं गट्स में, ठीक है। तो कुछ ग्लैंड जैसे कि सैलिवरी ग्लैंड हो गया, लीवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही मुख्य भूमिका, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो जैसे सिंपलर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में 5 प्रोसेस था, वैसे ही कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जिसमें कि अभी हम लोग ह्यूमंस के बारे में बात करने वाले हैं, इसमें भी 5 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। तो पहला हो गया इंजेशन, दूसरा हो जाता है इसमें डाइजेशन, तीसरा हो गया एब्जॉर्प्शन, चौथा हुआ एसिमिलेशन और पांचवा हुआ इजेशन, ठीक है। एक एक करके सभी प्रोसेस को हम लोग डिस्कस करते हैं। इंजेशन में क्या होगा, तो इंजेशन में सिंपली जो फूड है, ठीक है, जैसे इस बच्चे को देखा जा सकता है ये कुछ अनहेल्दी फूड खा रहा है, मतलब फूड ये ले रहा है ना। तो भोजन को यहाँ से उठाया और उठाने के बाद मुंह में भोजन को लेने का जो प्रोसेस है ना, भोजन को मुंह में लेने का जो प्रोसेस है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंजेशन बोलेंगे। तो ह्यूमंस के पास एक स्पेशल ऑर्गन है फॉर इंजेशन ऑफ फूड जिसको कि हम लोग माउथ कहते हैं। तो इन ह्यूमन बींग्स फूड इज इंजेस्टेड थ्रू माउथ, माउथ की मदद से हम लोग फूड को इंजेस्ट करते हैं। जैसे अमीबा में देखे थे, अमीबा में कोई माउथ नहीं था उनका, उनका वहाँ पर स्यूडोपोडिया बना था, आई होप याद होगा आप सभी लोगों को, ठीक है। तो वहाँ पर स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन हुआ था जिसकी मदद से इंजेशन हुआ था, ठीक है। बट हम ह्यूमंस के पास एक स्पेशल ऑर्गन्स हैं जिनको कि माउथ कहते हैं और माउथ की मदद से हम लोग फूड को इंजेस्ट करते हैं। फिर फूड जब माउथ में डाल लिया जाता है, द फूड इज पुट इनटू द माउथ विद द हेल्प ऑफ हैंड, अपने हाथों की मदद से भोजन को मुंह में डाला जाता है। तो यहाँ पर इंजेशन हो गया, ठीक है,
इंजेशन होने के बाद अब डाइजेशन प्रोसेस शुरू होता है। तो ह्यूमन बींग्स में क्या होता है कि ये जो डाइजेशन ऑफ फूड है ये शुरू हो जाता है हमारे माउथ से। इट बिगिंस इन द माउथ इटसेल्फ। जैसे कि देखो यहाँ पर देखा जा रहा है ना, यहाँ से लिया गया है इस एनिमेशन को। तो इसमें क्या देखा जा रहा है कि भोजन को मुंह में लिया गया, ठीक है। भोजन को मुंह में लेने के बाद अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे ही भोजन को मुंह में लिया गया, है ना, हमारे मुंह में लिया गया, तो इस भोजन को छोटे छोटे टुकड़े में किया जा रहा है, ठीक है। द डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस इन द माउथ इटसेल्फ। मुंह में ही डाइजेशन, यानी कि जैसे ही भोजन को मुंह में लिया तो भोजन का डाइजेशन शुरू यहाँ पर हो जाता है। तो क्या प्रोसेस होता है, क्या हो रहा होता है इस डाइजेशन प्रोसेस में? ये जो माउथ कैविटी है इसको हम लोग बुक्कल कैविटी भी कहते हैं। इसमें बहुत सारे दांत होते हैं, सभी के पास होगा दांत। टंग होता है और सैलिवरी ग्लैंड होता है। ये इस तरह से सैलिवरी ग्लैंड होता है। इस सैलिवरी ग्लैंड से सैलिवा का सेक्रेशन होता है, ठीक है। अब माउथ में जो ये टीथ है ना, टीथ क्या करता है, दांत की मदद से भोजन को छोटे छोटे टुकड़े में, छोटे छोटे पीसेस में उसको बांटा जाता है, ठीक है। छोटे छोटे टुकड़े में जब उनको च्यू कर दिया जाता है, ग्राइंड कर दिया जाता है, बहुत छोटे टुकड़े में जब उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो इसको हम लोग फिजिकल डाइजेशन कहते हैं। तो टीथ हेल्प करता है फिजिकल डाइजेशन में, ठीक है। तो टीथ की मदद से फिजिकल डाइजेशन हुआ। अब फिजिकल डाइजेशन के बाद केमिकल डाइजेशन होगा। तो कैसे होगा केमिकल डाइजेशन? अब सैलिवरी ग्लैंड से सैलिवा का सेक्रेशन होता है ना। हमारे माउथ में सैलिवरी ग्लैंड मौजूद होता है और सैलिवरी ग्लैंड ही सैलिवा का सेक्रेशन करता है। ये कुछ नहीं, बस वाटरी लिक्विड होता है। और ये वाटरी लिक्विड और फिजिकल डाइजेशन से जो छोटे छोटे पीसेस में जो फूड पार्टिकल्स कन्वर्ट हुए थे, उन फूड पार्टिकल्स को मिलाया जाता है, यानी कि मिक्स करने का काम किया जाता है। तो कौन करता है मिक्स? टंग करता है। हमारा जीव जो है, जिह्वा की मदद से, जीभ की मदद से, है ना, सैलिवा और छोटे छोटे पार्टिकल्स ऑफ द फूड को मिलाते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टंग। तो इस तरह से ये जो वेटेड फूड हैं उनको सोलो करने में आसानी होता है ना, सोलो करने में मदद मिलती है। तो इस तरह से फिजिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन दोनों शुरू हो गया हमारे माउथ में। सैलिवा हेल्प करता है केमिकल डाइजेशन में बाय सिक्रेटिंग दी एंजाइम्स फ्रॉम द सैलिवरी ग्लैंड, और दूसरा फिजिकल डाइजेशन टीथ की मदद से हुआ। तो ह्यूमन सैलिवा में एक एंजाइम्स होता है जिसको सैलिवरी एमिलेज कहते हैं, और सैलिवरी एमिलेज डाइजेस्ट करता है। किसको डाइजेस्ट करता है? स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। स्टार्च कहाँ है? तो स्टार्च फूड में है ना, स्टार्च फूड में है। तो स्टार्च जो कि फूड में मौजूद है उनको डाइजेस्ट करता है। तो इट डाइजेस्ट द स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड इनटू शुगर। उनको शुगर में डाइजेस्ट करता है। तो कौन करता है? सैलिवरी एमिलेज करता है। सैलिवरी एमिलेज कहाँ से आया? सैलिवरी एमिलेज सैलिवा में है ना। ये सैलिवा कहाँ से आया? सैलिवरी ग्लैंड से आया। तो सैलिवरी ग्लैंड से सैलिवा आया, और इस सैलिवा में सैलिवरी एमिलेज है जो डाइजेस्ट करता है स्टार्च को, जो फूड को कन्वर्ट करता है शुगर में। तो इस तरह से डाइजेशन ऑफ स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन शुरू हो जाता है हमारे माउथ में। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कंप्लीट डाइजेशन हो गया। दिस इज इनकम्प्लीट डाइजेशन। तो बट इट रिमेन्स इनकम्प्लीट एज इट रिमेन्स हियर फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। बहुत ही कम समय के लिए ये यहाँ पर रहता है। तो कम समय में कितना ही डाइजेस्ट हो पाएगा, तो इसीलिए इनकम्प्लीट डाइजेशन हुआ। तो ये जो स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड जब सोलो किया जाता है बाय टंग, ये हमारे फूड पाइप में एंटर करता है। तो इस फूड पाइप को हम लोग ओसोफेगस या इसोफेगस कहते हैं, ठीक है। तो यही वाला हमारा फूड पाइप है। तो फूड पाइप की में अब भोजन चले गया, तो इट कैरीज फूड टू द स्टोमक बाय दी कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो फूड पाइप में जो ये ओसोफेगस है वहाँ कॉन्ट्रैक्शन और
एक्सपेंशन वाला मूवमेंट होता है। कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपेंड हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक्सपेंड हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक्सपेंड हुआ। इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन वाले मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि ये वाला मूवमेंट जो है फूड पाइप में हो रहा था, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक्सपेंड हुआ। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन वाला मूवमेंट को हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहाँ हो रहा होता है, ये फूड पाइप में, यानी कि एस्ट्रोफेगस में हो रहा होता है। इसी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से फूड पाइप में फूड जो है वो पुश होता है, यानी कि आगे की तरफ बढ़ता है। स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड जो है वो स्टोमिक तक पहुंचता है। तो ये इस तरह से ये स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड कहाँ पहुंचा, स्टोमिक में पहुंचा। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ही वो वजह है जिस वजह से ये भोजन जो है पेट तक पहुंच पाया, यानी कि स्टोमिक तक पहुंच पाया। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मूव्स द फूड इन ऑल द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनल, है ना। थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनल जो है भोजन को मूव करवाने में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ही काम आता है। चाहे एसोफेगस हो, चाहे इंटेस्टाइन हो, स्मॉल इंटेस्टाइन हो, लार्ज इंटेस्टाइन हो, कहीं पर भी हो, भोजन को मूवमेंट प्रोवाइड करने में यही वाला पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट काम आता है। ठीक है, अब भोजन पहुंच चुका है स्टोमिक में। ये जो स्टोमिक है, स्टोमिक का शेप जे शेप होता है, इट इज़ अ जे शेप्ड ऑर्गन। और हमारे बॉडी के लेफ्ट साइड में ये प्रेजेंट होता है। हमारे बॉडी का जो एब्डोमेन है, एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में ये प्रेजेंट होता है। तो एब्डोमेन किसके कहते हैं, तो ये वाला हिस्सा जो है एब्डोमेन कहलाता है। तो एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में ये स्टोमिक प्रेजेंट होता है। फूड यहाँ से फर्दर डाइजेस्ट होता है इन द स्टोमिक। फूड इज चर्नड इन द स्टोमिक फॉर अबाउट 3 आवर्स, 3 घंटे तक यहाँ पर इनका डाइजेशन किया जाता है। इस समय में क्या होता है कि ये 3 घंटे जो भोजन पेट में रहता है, तो यहाँ पर क्या होता है, फूड और भी ब्रेक डाउन होता है इनटू मोर स्मॉलर पार्ट, स्टिल स्मॉलर पीसेस, और एक सेमी सॉलिड पेस्ट बना दिया जाता है। ठीक है, ये जो स्टोमिक वॉल है, स्टोमिक वॉल से, स्टोमिक वॉल में 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स होता है इन इट्स वॉल, जो कि गैस्ट्रिक जूस को सेक्रेट करने का काम करता है। और जो ये गैस्ट्रिक जूस होते हैं, दिस गैस्ट्रिक जूस कंटेंस 3 सब्सटेंस, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा पेप्सिन और तीसरा म्यूकस होता है। अब इन तीनों का अपना इम्पोर्टेंस है, इन तीनों का फंक्शंस हैं। तो क्या फंक्शंस हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। तो एक तरह से हम लोग यहाँ पर जो अभी अभी तक कहाँ पहुँचे हैं, अभी भोजन को मुंह में लिया गया जिसको कि इंजेशन कहा गया। इंजेशन के बाद फिजिकल डाइजेशन हुआ, फिर केमिकल डाइजेशन शुरू हुआ। फिजिकल डाइजेशन टीथ की मदद से, केमिकल डाइजेशन सेलिवरी ग्लैंड ने सेलिवा को सिक्रेट किया। सेलिवा में सेलिवरी एमिलेज हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। फिर ये स्लाइटली, यानी कि इनकम्प्लीट डाइजेशन यहाँ पर हुआ है, फिर ये स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड जो है सोलो किया जाता है, फूड पाइप में गया। फूड पाइप में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हुआ और ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू, फूड पाइप के थ्रू ये पहुंचा, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड स्टोमिक में पहुंचा। अब स्टोमिक हमारा जे शेप्ड ऑर्गन है जो कि हमारे एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। फिर यहाँ पर फर्दर डाइजेशन फूड का होता है। भोजन लगभग 3 घंटा हमारे स्टोमिक में रहता है और इस दौरान फूड को और भी ब्रेक डाउन किया जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में, और इसको सेमी सॉलिड पेस्ट बना दिया जाता है। हमारे जो स्टोमिक होते हैं इसमें 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं। इनके स्टोमिक वॉल में 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करता है। गैस्ट्रिक जूस में 3 सब्सटेंसेस मौजूद हैं। क्या क्या है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, दूसरा पेप्सिन है, तीसरा म्यूकस है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस का अपना अपना फंक्शन है। तो क्या फंक्शन है, म्यूकस की अगर बात करें तो म्यूकस जो है ये हेल्प करता है टू प्रोटेक्ट द स्टोमिक वॉल। स्टोमिक वॉल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। किससे प्रोटेक्ट करना है, अंदर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करना है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो एसिड है ना, तो एसिड से स्टोमिक वॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस होता है। अगर ये प्रेजेंट नहीं होगा तो ये इनर वॉल्स जो है, इनर लाइनिंग्स जो स्टोमिक का है, ये वाला इनर लाइनिंग जो स्टोमिक का है, इसको क्या करेगा, ये स्टोमिक के इनर लाइंस को, है ना, इन्फेक्ट कर देगा। यानी कि क्या बोलेंगे कि
एक तरह से हर्ट करेगा इनको और यहाँ पर अल्सर हो जाएगा, लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्सर। तो यहाँ पर इन्फेक्शन हो जाएगा, अल्सर हो जाएगा, तो उनसे बचाने के लिए यहाँ पर म्यूकस होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इनका क्या काम है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक तरह से मीडियम है ना, मेक द मीडियम ऑफ गैस्ट्रिक जूस, जो गैस्ट्रिक जूस निकल रहे हैं उनके मीडियम को एसिडिक बनाता है। क्यों एसिडिक बनाना है, ताकि जो एंजाइम पेप्सिन है, ये जो पेप्सिन एंजाइम है, पेप्सिन एंजाइम फंक्शन कर सके, पेप्सिन एंजाइम डाइजेस्ट कर सके प्रोटीन को। यानी कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए पेप्सिन एंजाइम है, और पेप्सिन एंजाइम को फंक्शन करने के लिए एसिडिक मीडियम की ज़रूरत होती है, और एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी कि पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये डिपेंड करता है एसिडिक मीडियम पे। अगर मीडियम एसिडिक है तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, अगर मीडियम एसिडिक नहीं है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन नहीं हो रहा है, तो इस तरह से इसी को तो हम लोग बोलते हैं कि डिफेक्ट आ गया थोड़ा, है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अगर सिक्रेशन नहीं होगा तो फिर पेप्सिन एंजाइम फंक्शन ही नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए ये गैस्ट्रिक जूस के मीडियम को एसिडिक बनाता है, ताकि पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को प्रॉपरली डाइजेस्ट कर सके। ठीक है, एक काम तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हुआ। दूसरा काम जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है वो ये है कि अगर किसी तरह का कोई बैक्टीरिया वगैरह सब हमारे स्टोमक में पहुंच भी जाए तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस बैक्टीरिया को मार देगा, ठीक है, किल कर देगा। तो दूसरा काम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, इट किल्स एनी बैक्टीरिया विच मे एंटर दी स्टोमक विद द फूड। भोजन के माध्यम से, है ना, अगर पेट में किसी तरह का कोई बैक्टीरिया पहुंच गया उनको वो किल करने का काम करता है। फिर पेप्सिन का काम क्या हुआ, पेप्सिन का काम हुआ प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। हमारे भोजन में जो प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट करके, है ना, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में वो उनको कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से ये गैस्ट्रिक जूसेस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस का फंक्शन हो जाता है। फिर इसके बाद जो है यहाँ से ये भोजन पहुँचता है आगे। द एग्जिट ऑफ द फूड फ्रॉम द स्टोमक इज रेगुलेटेड बाय द स्पिंटर मसल, है ना। ये एक खास तरह का मसल है, ये स्पिंस्टर मसल की मदद से, है ना, इनके इनकी मदद से जो है ये भोजन जो है वो आगे की तरफ भेजा जाता है, विच रिलीजेस इट इन स्मॉल अमाउंट, थोड़ा थोड़ा अमाउंट में स्मॉल इंटेस्टाइन में इनको आगे भेजा जाता है। ठीक है, आगे इनको रिलीज़ किया जाता है थोड़ा थोड़ा अमाउंट में। अगर एक बार में बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ किया गया तो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, फूड का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, एसिमिलेशन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए थोड़े थोड़े अमाउंट में जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे जो है रिलीज़ किया जाता है, और ये रेगुलेट किया जाता है किसके द्वारा, स्पिंस्टर मसल के द्वारा। एक खास तरह का मसल है जो कि हमारे स्टोमक के जो लोअर एग्जिट हैं वहाँ पर मौजूद होता है। फिर ये फ्रॉम द स्टोमक, ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है ये इंटर करता है कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन पहुंचा, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, लगभग 6.5 मीटर लंबा ये एलिमेंट्री कैनल का ये हिस्सा होता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये अरेंज्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ कॉइल इन आवर बॉडी, जैसे ये दिख रहा है यहाँ कॉइल के फॉर्म में, इस तरह से ये अरेंज्ड होता है। एंड इट इज़ द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, यहीं पर कंप्लीट डाइजेशन होता है, यही स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑफ द फूड, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन सबका कंप्लीट डाइजेशन इधर ही होता है। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे क्या हो रहा होता है, यहाँ पर दो ग्लैंड मौजूद होते हैं। ये दोनों ग्लैंड कौन कौन है, दो ग्लैंड हैं, एक है लीवर और दूसरा है पेनक्रियाज। फोटो शायद नज़र नहीं आ रहा है, तो एक लीवर है, हाँ, यहाँ पर एक लीवर है और दूसरा पेनक्रियाज है। तो लीवर और पेनक्रियाज जो हैं ये दो ग्लैंड हैं, और इनके सेक्रेशंस जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचते हैं। ये जो भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा था दैट वाज एसिडिक इन मीडियम, है ना, एसिडिक था। ये जो भोजन
हमारे स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा, दिस फूड वाज एसिडिक, यानी कि अभी भी यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ है स्टोमक में। तो स्टोमक में जो इनकम्प्लीट यानी कि पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ पहुँचा, थोड़े थोड़े अमाउंट में स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचा। स्मॉल इंटेस्टाइन में दो है ना ग्लैंड का सेक्रेशन जाता है, एक है दो ग्लैंड का सेक्रेशन जाता है और एक है इसमें से लीवर, दूसरा है पेनक्रियाज। ठीक है, लीवर सिक्रेट करता है बाइल जूस को। बाइल जूस ग्रीनिश येलो लिक्विड होता है जो कि लीवर से सिक्रेशन होता है एंड नॉर्मली ये स्टोर होता है जाकर के गॉल ब्लैडर में। ठीक है, तो लीवर सिक्रेट किया बाइल जूस को। बाइल जूस अल्कलाइन होता है, ठीक है, और इसमें सॉल्ट मौजूद होता है जो हेल्प करता है टू एमल्सीफाई और ब्रेक दी फैट्स। फैट्स को ब्रेक डाउन करने में ये बाइल जूस हेल्प करता है। तो एक तो बाइल जूस उधर से लीवर से सेक्रेट हुआ, तो बाइल जूस जो लीवर से सेक्रेट हुआ, तो बाइल जूस क्या करेगा, बाइल जूस का दो काम है। एक काम है बाइल जूस ब्रेक करता है फैट्स को जो प्रेजेंट होता है फूड में इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स, मेकिंग इट इजी फॉर एंजाइम्स टू एक्ट एंड डाइजेस्ट देम। ठीक है, और दूसरा फंक्शन है बाइल जूस का, इट मेक्स द एसिडिक फूड जो स्टोमक से आ रहा था उसको अल्कलाइन बनाता है, ताकि पेनक्रियाटिक एंजाइम्स, पेनक्रियाज से जो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स रिलीज होगा वो एक्ट कर सके। तो यहाँ दो चीज़ें याद रखने वाली चीज़ है ना, क्या है कि पेनक्रियाज से जो पेनक्रियाटिक जूस है वो फंक्शन कर सकता है अल्कलाइन मीडियम में। ठीक है, और इससे पहले जो हम लोग यहाँ पर पेप्सिन एंजाइम की बात की है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, तो पेप्सिन एंजाइम को फंक्शन करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए, जबकि पेनक्रियाटिक एंजाइम को फंक्शन करने के लिए अल्कलाइन मीडियम चाहिए। तो अल्कलाइन मीडियम कौन प्रोवाइड करता है, अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है लीवर से जो बाइल जूस प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो बाइल जूस का दो काम हो गया। पहला काम, बाइल जूस का दो काम हो गया, पहला काम जो एसिडिक मीडियम, एसिडिक फूड जो आ रहा था स्टोमक से उसको अल्कलाइन बनाना। दूसरा, बाइल जूस फैट्स को ब्रेक करता है। ठीक है, तो दो काम हो गया। तो इस तरह से हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि द फंक्शंस ऑफ बाइल मेक द एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम स्टोमक अल्कलाइन सो दैट पेनक्रियाटिक एंजाइम्स कैन एक्ट ऑन इट। और दूसरा काम इसका, बाइल सॉल्ट breaks the fat present in the food into globules making it easy for enzymes to act and digest them। ठीक है, तो ये दो काम हो गया। इसके बाद अगर हम लोग देखें पेनक्रियाटिक जूस, जिनको कि अल्कलाइन मीडियम चाहिए, तो पेनक्रियाटिक जूस है ना, पेनक्रियाज सेक्रेट करता है पेनक्रियाटिक जूस। यहाँ पर ये पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस का सेक्रेशन हुआ इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसमें थ्री डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, एक पेनक्रियाटिक एमिलेज, दूसरा ट्रिप्सिन और तीसरा लिपेज। तो पेनक्रियाटिक एमिलेज, ट्रिप्सिन और लिपेज, पेनक्रियाटिक एमिलेज ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को, ये स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। दूसरा एंजाइम ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, और जो ये लिपेज हो गया ये ब्रेक डाउन करता है फैट्स को, एमल्सीफाइड फैट्स जो हैं उनको ब्रेक डाउन करने का काम करता है। तो इस तरह से पेनक्रियाटिक जूस जो है उनका यहाँ पर उनका काम यहाँ पर क्या है, ये तीन तरह के डाइजेस्टिव जूसेस को सेक्रेट करता है जिनका काम है स्टार्च, प्रोटीन और फैट्स को डाइजेस्ट करना। तो इस तरह से ये पेनक्रियाटिक जूस का जो सेक्रेशन है वो इन्हें डाइजेस्ट करता है। फिर इसके बाद भोजन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है, जैसे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हम लोग देख पा रहे हैं, जिसको कि है ना, ये वॉल्स जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का, यहाँ बहुत सारे इट कंटेंस ग्लैंड्स जो कि सेक्रेट करता है इंटेस्टाइनल जूसेस को। ठीक है, इंटेस्टाइनल जूसेस को ये सेक्रेट करता है जिसमें जिसमें बहुत सारी मात्रा में एंजाइम्स मौजूद होते हैं।
और इन्हीं एंजाइम्स की मदद से डाइजेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। कहाँ होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन को साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन कहा जाता है। ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल, है ना, दीज आर स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। तो इसीलिए ये जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कन्वर्ट्स द लार्ज एंड इनसॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। इन्हीं की बात कर रहे थे। तो इतने सारे प्रोसेस से जो है एक भोजन को गुजरना होता है ताकि वो डाइजेस्ट हो सके। यहाँ पर केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड इज ब्रॉट अबाउट बाय केमिकल कैटलिस्ट, जिनको कि एंजाइम्स कहते हैं। ठीक है, तो इन्हीं एंजाइम्स की मदद से केमिकल डाइजेशन भोजन का समाप्त होता है, और केमिकल डाइजेशन हो जाने के बाद यानी कि अब जो है एब्जॉर्प्शन होगा। अब देखो, अब डाइजेशन हो जाने के बाद इंजेशन पढ़े। इंजेशन देखो, इंजेशन हो गया, इंजेशन के बाद डाइजेशन भी हो गया। अब आ जाता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में क्या होगा, द मोलिक्यूल्स ऑफ फूड बिकम्स सो स्मॉल, ये इतने छोटे हो जाते हैं ये मोलिक्यूल्स ऑफ फूड दैट दे कैन पास थ्रू द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स से वो पास कर सकता है, जो कंटेन करता है ब्लड कैपिलरीज को, एंड इट गो इनटू आवर ब्लड, हमारे ब्लड में फिर ये पहुंचता है। मतलब कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये विली लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो विली गिव्स द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेरी लार्ज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, ये विलीज जो हैं, ये विली लाइक स्ट्रक्चर जो हैं, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, और सरफेस एरिया इंक्रीज होने से इट हेल्प्स इन रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। जो डाइजेस्टेड फूड हैं उनको यहाँ पर एब्जॉर्ब करने का काम करता है, और एब्जॉर्ब हो जाने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से जब ये विलीज की मदद से एब्जॉर्ब हो गया, तो अंदर में बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज होते हैं। ये ब्लड कैपिलरीज क्या करता है, इन एनर्जी को, यानी कि यहाँ जो डाइजेस्टेड फूड जो था, है ना, डाइजेस्टेड फूड फूड को जब एब्जॉर्ब किया गया, तो वो एब्जॉर्ब्ड फूड को बॉडी के प्रत्येक सेल तक पहुंचाने में ये मदद करता है। ब्लड कैपिलरीज से फिर वो ब्लड में, ब्लड वेसल्स में जाता है, फिर पूरे बॉडी में वो प्रत्येक सेल्स तक पहुंचता है। तो इस तरह से विली गिव्स द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन अ वेरी लार्ज सरफेस एरियाज which helps in rapid absorption of digested food। और ये डाइजेस्टेड फूड जो है उसके बाद इट गोज इनटू दी ब्लड, ब्लड में फिर ये पहुंचता है। स्मॉल इंटेस्टाइन ये हमारा मेन रीजन है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। और इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, मिलियंस ऑफ यहाँ पर टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिसको कि विल्ली कहते हैं, इनकी मदद से ही लार्ज सरफेस एरिया मिल पाता है, और लार्ज सरफेस एरिया, है ना, रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड में ये हेल्प करता है। तो इस तरह से एब्जॉर्प्शन हुआ, और एब्जॉर्प्शन होने के बाद एसिमिलेशन होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो ब्लड कैरी करता है डाइजेस्टेड फूड को एंड डिजॉल्व फूड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी के हर एक हिस्से तक, प्रत्येक सेल तक ये ब्लड वेसल्स जो हैं इन फूड को कैरी, यानी कि इन एनर्जी को कैरी करके लेके जाता है, वेयर इट बिकम्स एसिमिलेटेड एज पार्ट ऑफ द सेल्स। यहाँ एसिमिलेटेड फूड जो है उसको यूज़ किया जाता है बाय द बॉडी सेल्स फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए, एज वेल एज फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। ठीक है, एनर्जी फिर यहाँ से रिलीज होता है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एसिमिलेटेड फूड। ये जो एसिमिलेटेड फूड है उसका ऑक्सीडेशन होता है कहाँ पर, सेल में, रेस्पिरेशन के दौरान। अभी इसके बाद हम लोग रेस्पिरेशन ही देखेंगे। ठीक है, तो रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारे एनर्जी रिलीज होते हैं। ठीक है, और वही एनर्जी को स्टोर कर लिया जाता है, और बॉडी के द्वारा, बॉडी सेल्स के द्वारा उनको यूज किया जाता है। फिर डाइजेस्टेड फूड जो कि which is not used by our body, it is immediately stored in the liver in the form of carbohydrates, जिसको कि ग्लाइकोजन कहते हैं। तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में ये लीवर में जा कर के स्टोर हो जाता है, विच कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी बाय द बॉडी, हमारे बॉडी के द्वारा फिर जब कभी भी ज़रूरत होता है तो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी
उनको हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, हमारा बॉडी उनको यूज़ करता है। तो एक तरह से हम लोग क्या कहेंगे कि एसिमिलेशन में क्या हुआ, ये जो बॉडी है वो कैरी करते हैं डाइजेस्टेड और डिजॉल्व फूड को टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जहाँ ये प्रत्येक सेल्स में जाकर के एसिमिलेट हो जाता है। फिर रेस्पिरेशन की मदद से, है ना, उनका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन हुआ, एनर्जी रिलीज हुआ, एनर्जी को फिर बॉडी के द्वारा यूज़ किया जाता है, और जो एनर्जी यूज नहीं होता है उसको लीवर में जाकर के स्टोर कर लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और जब भी ज़रूरत होता है तो उन ग्लाइकोजन को यूज़ किया जाता है, ठीक है। और फाइनली हम लोग आ जाते हैं इजेशन के ऊपर। इजेशन क्या है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ द फूड, है ना, अ पार्ट ऑफ द फूड जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाया, दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय अवर बॉडी। तो यही जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जिसको डाइजेस्ट नहीं कर पाया हमारा बॉडी, उसको हम लोग, है ना, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया फूड, है ना, वो अनडाइजेस्टेड फूड हुआ, तो वो अनडाइजेस्टेड फूड जो है आगे लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। सो द अनडाइजेस्टेड फूड एसेस फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू अ वाइडर ट्यूब, जिसको कि लार्ज इंटेस्टाइन बोला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है? द वॉल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड with the help of villi, and due to this undigested part of the food becomes लगभग solid, almost solid वो हो जाता है। और जो लास्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन है, जिसको कि हम लोग रेक्टम कहते हैं, वो स्टोर करता है इन अनडाइजेस्टेड फूड को फॉर सम टाइम, एंड व्हेन वी गो टू टॉयलेट दिस अनडाइजेस्टेड फूड इज इजेस्टेड फ्रॉम आवर बॉडी। ये एक्सक्रीट हो जाता है, एक्सक्रीटेड आउट हो जाता है, इजेस्ट हो जाता है फ्रॉम द बॉडी, है ना, थ्रू द एनएस एज फीकल मटेरियल के रूप में एनएस के थ्रू ये फिर बाहर इजेस्ट आउट हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग डिफेक्शन कहते हैं या फिर इजेशन कहते हैं। द एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग द फेसिस, है ना, इज कॉल्ड इजेशन और एक्सक्रीशन और डिफेक्शन। तो इस तरह से ये जो लाइफ प्रोसेसेस का जो ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन था हमारा डाइजेशन, ठीक है, या फिर जो इंजेशन से लेकर के कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में जो ये एक प्रोसेस था वो हमारा कंप्लीट होता है ना। तो दिस इज एनस, और यहाँ पर आकर के अनडाइजेस्टेड फूड, ये रेक्टम वाला हिस्सा हुआ, तो यहाँ आकर के ये स्टोर रहता है, ठीक है। एंड व्हेन वी गो टू टॉयलेट, यहाँ से ये एडजस्ट आउट हो जाता है। तो इस तरह से ये हमारा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है, ठीक है। तो साथियों, इस तरह से हमारा ये जो टॉपिक है रेस्पिरेशन वो ख़त्म होता है, और इसके बाद जो है नेक्स्ट वाले टॉपिक के अंदर हमारा आ जाता है यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो इस वाले टॉपिक को हम लोग, यानी कि रेस्पिरेशन अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में कवर करेंगे। लेकिन बिफोर मूविंग टू रेस्पिरेशन कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको कि आप सभी लोग निश्चित रूप से प्रैक्टिस करो, जो कि इम्पोर्टेंट होगा, और ये ऐसा क्वेश्चन है जिनको अटेम्प्ट करके लगभग लगभग ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा, है ना, पूरे चैप्टर का। तो क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमंस। तो इसको हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और डायग्राम जो है उनको भी लेबल करना है, यानी कि डायग्राम को भी थोड़ा बहुत याद करना है कि कहाँ किस हिस्से में कौन से पार्ट को क्या कहते हैं, उनका फंक्शन क्या है। तो इस तरह से जो है हॉलिस्टिक तैयारी हो जाती है। तो एक तरह से रिवीजन के तौर पे ये हमारा क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको अटेम्प्ट करो। और अगर फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब हाउ स्मॉल इंटेस्टाइन इज एडेप्टेड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। किस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन एडेप्टेड है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, इसको आप लोग अटेम्प्ट करो। फिर ऑलरेडी हम लोग अभी जस्ट कवर किए इसको। फिर तीसरा क्वेश्चन है हाउ डू कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स एंड प्रोटीन्स गेट डाइजेस्टेड इन ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग्स में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, है ना, वेरियस एंजाइम्स की मदद से ये डाइजेस्ट होता है। आप लोग इनको मेंशन करते हुए इनका जवाब लिख सकते हैं। तो आई होप हम ये जो डाइजेशन वाला टॉपिक था, है ना, लाइफ प्रोसेस के अंदर, यानी कि ये पार्ट 1 है, आगे अभी
हमारा पार्ट 2 पार्ट 3 अलग-अलग पार्ट में आते रहेगा ये हमारा वीडियो। क्योंकि एक लेक्चर में ना ये 9-10 घंटे का ये चैप्टर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग थोड़े डिटेल में पढ़ रहे हैं और अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो लंबा लेक्चर ना हो जाए, तो इसलिए इनको हम लोग थोड़े पार्ट वाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो साथियों बने रहिएगा हमारे साथ और मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, यानी कि पार्ट 2 में रेस्पिरेशन के साथ, और अच्छे से डिटेल में हम लोग सारे पार्ट्स को कवर करेंगे। बोर्ड एग्ज़ाम देखते हुए हम लोग इनको कवर कर रहे हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में।